फ्रेंड्स। हमारा जो आज का टॉपिक है मास्टर क्लास का वो है मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति के नियंत्रण का एक साधन। मतलब किस प्रकार से मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम महंगाई को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति क्या है और इस मुद्रास्फीति में मौद्रिक नीति किस प्रकार से अपना रोल अदा करती है। इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक पे हमें समझना है। तो ये एक फाइल हमारी बनी हुई है महंगाई के अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थशास्त्र में मुद्रा जो टॉपिक है उससे संबंधित है। तो मुद्रा की कई सारी इसमें कुल 12 पेज की है PDF बनी हुई है। आपको एक पूरी इसकी एक पढ़ाई करनी है, एक रीडिंग करनी है। मैं इसमें जो मौद्रिक नीति है उसका वहाँ से मैं चर्चा शुरू करूँगा, मौद्रिक नीति से, कि मौद्रिक नीति कहते किसको है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे कि मौद्रिक नीति किसको कहते हैं और किस प्रकार से मौद्रिक नीति से हम महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार RBI अपना रोल अदा करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए RBI किस प्रकार से रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि RBI अर्थव्यवस्था से जो जुड़ा हुआ है, बैंक एवं अन्य जो वित्तीय संस्थान है उनके माध्यम से, बैंक एवं अन्य के माध्यम से RBI, बैंक एवं अन्य के माध्यम से RBI हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था से RBI बैंक एवं अन्य के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मतलब RBI अर्थव्यवस्था में पैसे अगर डालता है तो किसके माध्यम से डालता है? बैंक एवं अन्य जो भी RBI का क्लाइंट है उसके माध्यम से पैसा डालता है। तो RBI अगर ज़्यादा पैसे अर्थव्यवस्था में, या तो ज़्यादा पैसे आ सकते हैं या कम पैसे आ सकते हैं, रुपए। तो इस रुपए को मैं दो प्रकार से देखूंगा। अर्थव्यवस्था में जो रुपए हैं वो रुपए ज़्यादा भी हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था में जो रुपए हैं वो रुपए कम भी हो सकते हैं, अगर रुपए ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था में रुपए ज़्यादा तो कैसे होंगे? RBI ज़्यादा रुपए देगा इसको, बैंक को, और ज़्यादा रुपए अर्थव्यवस्था में आएगी। तो RBI क्या फ्री में रुपए दे देगा या ऋण के पैसे हैं? ये किस आधार पे होंगे? ये जो है ऋण के आधार पर है। मतलब ये जो पैसे हैं वो ऋण के आधार पर है। और अर्थव्यवस्था में ये बैंक एवं अन्य भी जो अर्थव्यवस्था में पैसा देंगे वो ऋण के आधार पर देंगे। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर RBI ये चाहता है कि अर्थव्यवस्था में रुपए ज़्यादा हो, क्यों चाहता है उस पर भी आएंगे। अगर RBI ये चाहता है कि अर्थव्यवस्था में रुपए ज़्यादा हो तो ये जो ऋण दिया जा रहा है, ऋण की जो ब्याज दर होगी वो कम होगी। बिन ऋण की अगर ब्याज दर कम होगी, RBI अगर सस्ते में पैसे दे रहा है तो बैंक भी सस्ते में पैसे आगे देगा। तो यहाँ पर भी ब्याज दर, यहाँ पर दो ब्याज दर मैंने लिखा, एक ब्याज दर RBI जिस ब्याज दर पर RBI बैंक को दे रहा है, और दूसरा ब्याज दर जिस पर बैंक लोगों को, मतलब अर्थव्यवस्था मतलब लोगों को, ये लोग क्या कर रहे हैं पैसे लेकर? मतलब ये लोग हैं, लोग अर्थव्यवस्था में जितने सारे लोग हैं, सरकार भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, निजी हो सकते हैं, सब लोग हैं। निजी एवं लोग मतलब निजी एवं सरकार, अर्थव्यवस्था में सभी लोग हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो लोग पैसे ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पैसों से दो काम किया जा सकता है, या तो सामान को बनाया जा सकता है या सामान को खरीदा जा सकता है। सामान को बनाया या सामान को खरीदा जा सकता है। तो ये लोग जो पैसे ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जो पैसे आएंगे उनसे सामान खरीदा जाएगा। मतलब क्या होगा? खपत अथवा निवेश। खपत अथवा निवेश। सामान को जब खरीदा जाएगा, जैसे आपने कार लोन लिया, कार लोन किस में जाएगा? खपत में। जैसे आपने, और कार बनाने वाली फैक्ट्री ने लोन लिया, कार बनाने वाली कंपनी ने लोन लिया,
उसने कार खरीदने के लिए लोन नहीं लिया, उसने कार बनाने के लिए लोन लिया। तो जो पैसे अर्थव्यवस्था में आते हैं उस पैसों से या तो खर्च किया जाएगा, सामान खरीदा जाएगा, या सामान को बनाया जाएगा। जब सामान को बनाया जाएगा तब कहते हैं इसे निवेश, और जब सामान को खरीदा जाता है तब कहते हैं इसे। तो ऋण दो प्रकार के हो सकते हैं, खपत वाले ऋण और निवेश वाले ऋण। तो अर्थव्यवस्था में पैसे आएंगे। अच्छा, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, कार का खरीदा जाना या कार का बनना? मैं अगर कार का एग्जाम्पल लूँ, दोनों। कार अगर बनाया जा रहा है और अगर आपने उपभोक्ता को लोन नहीं दिया तो वो कार खरीदा नहीं जाएगा। तो कार बनाकर क्या कंपनी अपने गोडाउन में रखने वाली है? तो कार बनने के लिए भी लोन देना चाहिए कार की कंपनी को, और कार खरीदे जाने के लिए भी उपभोक्ता को लोन देना चाहिए। समझ आई इतनी बात? तो दोनों प्रकार के लोन जाते हैं। खैर, दोनों प्रकार के लोन जाते हैं। अब मैं यहाँ से इस बात को जोड़ूंगा कि यदि अर्थव्यवस्था में यदि इन ब्याज दरों को कम कर दिया गया, मतलब आरबीआई ने अपना ब्याज दर कम किया है और बैंकों ने फिर अपना ब्याज दर कम कर दिया, क्योंकि बैंक पैसे कहाँ से लेकर आ रहे थे ये मान के चलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैंक आरबीआई से ही पैसे लेकर आते हैं। यहाँ पर ये मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बैंक ने आरबीआई से पैसे लाए। तो आरबीआई से अगर सस्ते में पैसे मिल गए तो बैंक भी आगे सस्ते में लोन देगा। अगर लोन ज़्यादा देगा तो पैसे अर्थव्यवस्था में, मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होगी कम होगी? मुद्रा की आपूर्ति अधिक होगी। अब अगर मुद्रा की आपूर्ति अधिक हुई, अब यहाँ से आपको समझना है, मुद्रा की आपूर्ति अगर अगर अधिक हुई तो लोगों के पॉकेट में पैसे कम है या ज़्यादा है? पैसे ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं। तो पैसे ज़्यादा हैं तो वो मांग अधिक करेंगे या मांग कम करेंगे? मांग अधिक करेंगे। मतलब समग्र मांग, समग्र मांग क्या होगी? समग्र मांग अधिक होगी। समग्र मांग जब अधिक होती है तो उससे क्या होगा? समग्र मांग जब अधिक है तो समग्र मांग अधिक अगर है तो मांग अधिक होने से क्या होता है? उत्पादन बढ़ती है, लेकिन मूल्य पे बताइए, मूल्य पर मांग अगर अधिक होगी। आप देखते हो ना मार्केट में किसी चीज की मांग अगर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो उसका मूल्य बढ़ने लगता है, उसका मूल्य बढ़ने लगता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पॉकेट में पैसे ज्यादा हैं और बाजार में आप ज्यादा पैसे लेकर अगर गए तो बेचने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा पैसे निकाल ही लेगा। मतलब सामान कम में बिकेगी, ज्यादा में बिकेगी, ज्यादा में बिकेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ सिंपल से समझने के लिए। मान लिया मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति बनकर जाता हूँ सामान खरीदने। मान लिया कुछ भी खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो मान लिया 1000 रुपये की शर्ट है, तो जो बेचने वाला व्यक्ति वो मुझे देखता है, अरे यार ये तो बहुत गरीब है, वो देखेगा 1000 रुपये में बताऊंगा तो ये नहीं लेगा, वो मुझे 700 रुपये 600 रुपये बताएगा। उसमें उसकी प्रॉफिट छिपी है, प्रॉफिट उसकी है, ऐसा नहीं कि वो नुकसान में दे रहा है। मान लिया 700 रुपये ने उसने बताया, तो ये देखते हुए यार ये तो गरीब है, ले नहीं पाएगा। आप इस बात को समझो, क्यों मांग के बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। मांग का बढ़ना मतलब आप कम पॉकेट में ज़्यादा पैसे लेकर गए हो, कम पैसे लेकर गए हो? ज़्यादा पैसे लेकर गए हो, ज़्यादा खरीदने गए हो, ज़्यादा खरीदने गए हो, ज़्यादा पैसे लेकर गए हो। तो अगर मैं गरीब बिल्कुल बनकर जाता हूँ तो वो बोलेगा यार 1000 रुपये की शर्ट है, ये तो नहीं लग रहा मुझे 1000 रुपये दे पाएगा, वो 700 रुपये बताएगा। मैं 700 रुपये में, चलो मैंने 700 रुपये में ले भी लिया। अगर मैं बहुत अमीर दिख रहा हूँ तो 1000 रुपये की शर्ट वो बताएगा भैया ये 1500 की है। आपने ये खुद नोटिस किया है? आपने खुद नोटिस किया ना, जो आपने देखा होगा कोई अमीर व्यक्ति को वो ज़्यादा बताता है, ऑटो वाले या जिनकी भी बात करो। तो मैं ये जो मूल्य, ये बाजार, इसको क्या कहेंगे? बाजार मूल्य, क्या कहेंगे? तो बाजार जितने में सौदा हुआ वो मूल्य कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मांग अधिक होगी तो मूल्य ज़्यादा हो जाएगी, बेचने वाला व्यक्ति ज़्यादा में देगा, और बेचने वाले व्यक्ति को पता है कि आपके पॉकेट में पैसे ज़्यादा हैं। तो अगर मांग बढ़ती है तो सीधा सीधा मतलब पॉकेट में ज़्यादा पैसे लेकर जा रहे हैं, और क्या हो जाती है? मांग बढ़ने से सीधा सीधा क्या हो जाती है? महंगाई हो जाती है। क्यों महंगाई हुई, समझा? महंगाई का मतलब सामने वाला व्यक्ति कम में बेचा, ज़्यादा में बेचा, ज़्यादा में बेचा। ये आप किसका शोषण किसने किया? उपभोक्ता का शोषण विक्रेता ने किया। ये जानते हुए, उसको ये बात की जानकारी थी कि इसके पॉकेट में पैसे ज़्यादा है। अब देखो ना, एक आम इंसान बहुत अमीर बनकर जाता है तो वो उससे ज़्यादा पैसे ले लेता है, और एक बिल्कुल गरीब बनकर जाता है तो बिल्कुल अपना कम मुनाफा लेकर, कम से कम मुनाफा लेकर सामान बेच देता है। नहीं कि ये तो ज़्यादा पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो अगर मांग अधिक हुई तो महंगाई इसी वजह से अधिक हो जाती, और कोई कारण नहीं है। अभी तक ये बात आपकी समझ आई थी? आप जानते थे लेकिन आपने कभी जोड़ नहीं पाए थे। मेरे ख्याल से अभी आपने जोड़ा, जब मैंने अब बताया आपको कि एक गरीब व्यक्ति सामान लेने जा रहा है और एक, अब मुझे ऐसा लग रहा है नहीं।
तो खैर इसी वजह से महंगाई बढ़ती है। समग्र मांग का बढ़ना मतलब अधिक पॉकेट में अधिक पैसे लेकर आप सामान खरीदने गए हो, समझा? तो चलो महंगाई बढ़ गई। तो अगर रुपए अधिक हो गए तो मांग महंगाई हो जाएगी, और रुपए अगर अधिक हो गई तो महंगाई हो जाएगी। अब इसके साथ साथ और देखेंगे। तो पहले मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं कि ब्याज दर को क्या किया गया, ब्याज दर को कम किया गया। तो एक इसका समग्र मांग अधिक हो गई और लोगों के पास पैसे अधिक हो गए, मांग बढ़ने से सीधा सीधा महंगाई हो गई। और मांग अगर बढ़ी है, अगर मान लिया मांग बढ़ी है, तो मांग बढ़ने के साथ साथ सामान ज्यादा बनाया जाएगा, सामान कम बनाया जाएगा? मांग बढ़ने के साथ साथ, अच्छा चलो खैर पहले इधर आते हैं। महंगाई हो गई, खैर अगर, हाँ यहाँ से ले लेते हैं इसको। अगर, हाँ अभी आप कह रहे थे ना कि मांग अगर बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो अब मैं दूसरा एंगल निकाल रहा हूँ। एक एंगल मैंने निकाला क्या, एक एंगल निकाला कि महंगाई हो जाएगी। दूसरी आपूर्ति मतलब सप्लाई मतलब उत्पादन, आप कह रहे थे ना पूर्ति बढ़ जाएगी। पूर्ति मतलब पूर्ति या उत्पादन। अगर अधिक सामान की मांग कर रहे हो तो उत्पादन सामने वाला बढ़ा देगा। आप ज्यादा पैसे लेकर गए, पहले आपके पास 1000 रुपये पॉकेट में था तो आप एक शर्ट खरीदने गए थे 1000 रुपये की, अब आपके पॉकेट में आ गया 5000 रुपये, तो अब आप 5 शर्ट लेने जा रहे हो। तो जब 5 शर्ट लेने जा रहे हो आप, तो अब वो 1000 रुपये में नहीं देगा, अब उसने कर दिया 1500 रुपये, कितने, या 1600 रुपये। आप सोच कर गए थे 5 शर्ट लेकर आएंगे, लेकिन लेकर आए 3 शर्ट। पहले आप 1000 में एक शर्ट ले रहे थे, अब आप 1600 रुपये 1700 रुपये में एक शर्ट लेकर आ रहे हो। तो 1000 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 1600-1700 रुपये। जो कि आपके पॉकेट में पहले 1000 रुपये ही थे, तो आप 1000 रुपये के एक शर्ट लेकर आए थे। अब 5000 रुपये लेकर जा रहे हो बाजार में सामान खरीदने, ये सोचकर कि 5 शर्ट खरीद कर लेकर आएंगे 1000 ही रुपये में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो 3 ही शर्ट खरीद कर लेकर आओगे, 17-18 16-1700 रुपये जो भी पड़ता है, समझ आई? तो अब देखो, पहले उसने 1000 रुपये लेकर गए थे तो एक शर्ट की उत्पादन हुई होगी, अब 5000 रुपये लेकर गए हो तो एक से ज्यादा शर्ट की उत्पादन होगी। तो मान लिया, अब क्या मैं कह रहा हूँ कि उत्पादन अब बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगी। अगर उत्पादन बढ़ गई, अगर उत्पादन बढ़ गई तो हमारी जीडीपी क्या होगी, जीडीपी, उत्पादन ही तो जीडीपी है, उत्पादन ही जीडीपी है। जीडीपी बढ़ गई और हर साल जो जीडीपी बढ़ती है, 2 साल का अंतर, पिछले साल 100 की जीडीपी थी, इस साल 105 की जीडीपी है, तो मतलब जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ, 5%। तो इसी को बोलते हैं वृद्धि, क्या बोलते हैं, वृद्धि, आर्थिक वृद्धि इसी को बोलते हैं, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि। तो जीडीपी अगर बढ़ गई तो क्या मिल जाएगा आपको, आर्थिक समृद्धि मिल जाएगा, आपको आर्थिक समृद्धि मिल जाएगी। तो दूसरा मैं आर्थिक समृद्धि, देखो मैंने किससे जोड़ा इसको, आर्थिक समृद्धि बोलो या आर्थिक वृद्धि बोलो एक ही बात है, आर्थिक वृद्धि। तो देखो अगर पैसे बढ़े हैं तो उससे दोनों चीज हो सकती है, ये भी हो सकता है, और अगर अर्थव्यवस्था में पैसे बढ़े हैं तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, समझ आई? या मैं सिर्फ, अगर अर्थव्यवस्था में अगर पैसे बढ़े हैं तो पैसे बढ़ने से वृद्धि भी हो सकती है और पैसे बढ़ने से महंगाई भी हो सकती है, नहीं समझा? अर्थव्यवस्था में अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो पैसे बढ़ने से महंगाई भी होगी और पैसे बढ़ने से वृद्धि भी होगी। हाँ अभी सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब ये बताओ कौन सी अच्छी बात है, कौन सी अच्छी बात है? अगर महंगाई हो गई है, अगर महंगाई हो गई है तो अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप क्या करोगे, आरबीआई क्या करेगी? हाँ अगर, हाँ आप कंट्रोल करने के लिए रुपए को कम किया जाएगा, रुपए को अधिक किया जाएगा, रुपए को कम किया जाएगा। अगर रुपए के कम की तरफ आते हैं, अब देखो रुपए की कम की तरफ, अभी अपने क्या किया था, ब्याज दर को, नहीं अभी क्या किया था आपने, ब्याज दर को कम कर दिया था। अब ब्याज दर को ठीक, अब ब्याज दर को मैं उल्टा कर दूंगा, ब्याज दर को आरबीआई अपना ब्याज दर बढ़ा देगी, बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देगी। तो जो ये है, जो रुपए है अर्थव्यवस्था में, जो मुद्रा है, मनी सप्लाई, इसी को क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई मतलब मुद्रा आपूर्ति। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा आपूर्ति है वो कम होगी ज्यादा होगी, वो कम हो जाएगी। इससे एक अच्छी बात ये होगी कि महंगाई जो बढ़ गई थी वो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि रुपया अगर कम हुआ तो मांग, रुपया अगर कम हुआ है तो मांग, समग्र मांग कम हो जाएगी। और समग्र मांग कम होता है तो मूल्य क्या होता है, मूल्य कम होता है, मांग कम होगी तो मूल्य कम होगी,
मूल्य कम होगी तो महंगाई का क्या हो गया, महंगाई कंट्रोल हो गई नहीं हो गई? अभी जो महंगाई हो गई थी वो क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। लेकिन मांग अगर कम हुई, मांग अगर कम हुई तो पूर्ति क्या होगी, मांग अगर कम हुई तो पूर्ति, वही वाला एंगल, मांग अगर कम हुई तो पूर्ति कम होगी मतलब उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा मतलब जीडीपी क्या होगी हमारी, जीडीपी कम होगी, जीडीपी कम होगी, और जीडीपी कम होगी तो अब मतलब जीडीपी कम हुई तो जीडीपी वृद्धि जिसको बोलते हैं, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि क्या होगा, जीडीपी कम हुई तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि कम होगी ज्यादा होगी, आर्थिक वृद्धि कम होगी, आर्थिक वृद्धि कम होगी। अब ये बताओ, आपका आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन, समझ रहा है? बीच में मैं एक हरी लाइन दे देता हूं या ये वाली लाइन दे देता हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इधर की तरफ रहो या तो आप इधर की तरफ रहो। तो आप क्या चाहते हो, आपके देश में महंगाई अधिक हो, आप क्या चाहते हो, आपके देश में महंगाई अधिक हो और साथ मतलब वृद्धि अधिक हो लेकिन महंगाई भी अधिक होगी, ठीक है? और आप क्या चाहते हो, आपके देश में महंगाई कम हो और वृद्धि भी कम हो, आप क्या चाहते हो? हाँ बहुत बढ़िया, हम ये चाहते हैं कि महंगाई अधिक ना हो और वृद्धि अधिक हो। इन दोनों में हम किसको चुनेंगे, इन दोनों में हम इसको चुनेंगे नहीं, और इन दोनों में हम किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे नहीं। तो ऐसा करने के लिए इसका मतलब है रुपए ना ही बहुत अधिक होने चाहिए ना ही बहुत कम होने चाहिए। रुपया अगर बहुत अधिक होगा तो महंगाई अधिक हो जाएगी, रुपया अगर बहुत कम होगा तो आर्थिक वृद्धि कम हो जाएगी। मतलब रुपए ना ही अधिक हो ना ही बहुत कम हो, मतलब इन दोनों चीज में। अब देखो यही मतलब है, अब महंगाई, ये तो महंगाई है ना, ये महंगाई है। आरबीआई का जो मौद्रिक नीति है, यहाँ किसी भी देश की जो मौद्रिक नीति है, इन दोनों चीजों में वृद्धि और महंगाई, इन दोनों चीजों में मतलब मूल्य, महंगाई और वृद्धि, इन दोनों में संतुलन प्राप्त करने की अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि इन दोनों में एक संतुलन प्राप्त किया जाए। संतुलन का मतलब, संतुलन का मतलब ना ही वृद्धि बहुत कम हो ना ही महंगाई बहुत अधिक हो, इन दोनों में संतुलन। इन दोनों में संतुलन का मतलब जल्दी बताओ, ना ही, हाँ वही सेम बात है, सेम बात है। इन दोनों में संतुलन मतलब आर्थिक वृद्धि बहुत कम भी ना हो और मूल्य बहुत अधिक ना हो, नहीं। तो अर्थव्यवस्था में दो चीजों को अब समझ आया, अर्थव्यवस्था में हम दो चीजों की बात कर रहे थे, वृद्धि और महंगाई, वृद्धि और महंगाई। तो अर्थव्यवस्था में रुपए कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि वृद्धि और महंगाई के बीच में एक बेहतरीन संतुलन हो। अब आते हैं तो अब यहाँ ये इतनी बात तो समझ आ गई। तो अर्थव्यवस्था के अंदर दो चीजों को हमने यहां पर निकाला, एक निकाला महंगाई को, महंगाई अधिक, और दूसरा निकाला वृद्धि को, आर्थिक वृद्धि मतलब वृद्धि, ठीक है। रुपए को, हाँ रुपए के पास, लोगों के पास पैसे कम है, अर्थव्यवस्था में रुपए कम है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा कम है, मतलब लोगों के पास पैसे कम है। अगर सारे बैंक आपको बहुत सस्ते में लोन देते हैं तो हम सभी जाकर लोन ले लेंगे, हमारे पॉकेट में पैसे ज्यादा होंगे कम होंगे। अब अर्थव्यवस्था में पैसे कम है, इसका ये मतलब नहीं कि बॉस ने सैलरी काट लिया है, बॉस जितना सैलरी देता था उतना ही दे रहा है। अर्थव्यवस्था में पैसे का मतलब ये है कि बहुत सारे पैसे जो ऋण के आधार पर मूव करते थे, वो ऋण का ब्याज दर बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था में पैसे कम है। अगर ब्याज का जो दर है, जो मान लिया एसबीआई से हम लोग लोन लेने जाते हैं, मुझे लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल फ़ोन खरीदना है, बहुत सस्ते में लोन मिल रहा है, तो मैं सब पैसे लेकर खरीद लूँगा, तो मेरे पास पैसे कम, अर्थव्यवस्था में पैसे कम होंगे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे, मैं सारे लोन ले लूँगा और लोन लेकर सामान खरीदूँगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर ये सारे ब्याज दर बढ़ा दिए जाएँ तो मैं क्या लोन लूँगा, ये सारे पैसे बैंक में ही रह जाएंगे, अर्थव्यवस्था में नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, वही, अगर लोगों के पास पैसे, यही तो बात कर रहे हैं कि लोगों के पास अगर कम पैसे हैं तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो मूल्य, मांग कम होने की वजह से मूल्य कम हो जाएगा, लेकिन मांग कम होने की वजह से उत्पादन भी कम होगा, समझा? तो मांग कम भी, ये चीज कम भी ना हो और वो चीज अधिक भी ना हो, मतलब मांग बहुत अधिक भी ना हो, मांग बहुत कम भी ना हो, अधिक की तरफ हो तो ज्यादा बेहतर है, कम की तरफ तो हो ही ना।
मतलब मांग के कम ज्यादा होने से यहां से भी आपने दो चीजें निकाली, वृद्धि और महंगाई। यहां से भी आपने दो चीजें निकाली, वृद्धि और महंगाई। तो वृद्धि और महंगाई के बीच में एक संतुलन प्राप्त करने की नीति वही है कि तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो यही है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से एक बेहतर संतुलन प्राप्त किया जाए, किसके बीच, मुद्रास्फीति और वृद्धि के बीच। समझा? मतलब अगर आप सीधा सीधी बात यह है, सीधी सीधी बात यह है कि अगर मनी सप्लाई आपने ज्यादा कर दिया तो महंगाई की तरफ चले जाओगे, और मनी सप्लाई अगर कम कर दिया, मनी सप्लाई आपने कम कर दिया, मनी सप्लाई कम कर दिया तो कम वृद्धि की तरफ चले जाओगे। तो आपको कम वृद्धि चाहिए या अधिक महंगाई चाहिए? कम वृद्धि चाहिए या अधिक महंगाई चाहिए? मैं इसका निगेटिव पॉइंट ले रहा हूं। अगर रुपए बहुत बढ़ा दिया आपने तो महंगाई हो जाएगी, रुपया बहुत कम कर दिया तो वृद्धि कम हो जाएगी। तो आपको क्या चाहिए? दोनों नहीं चाहिए। मतलब रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। समझा? मतलब मुद्रास्फीति, सॉरी, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि महंगाई बहुत अधिक भी ना हो और वृद्धि बहुत कम भी ना हो। समझ नहीं आई? समझ आ गई? अब आते हैं कि अब हो सकता है कि किसी एक तरफ आप जाना चाहते हो। अब यहां से क्या निकला? यहां से निकला, अब यहां से क्या, अगर अगर मैं बोलता हूं यहां से एक पॉइंट निकालता हूं मैं कि रुपया अगर अधिक है, अगर मैं इस सिर्फ एंगल से देख रहा हूं, रुपया अगर अधिक है तो इससे मांग क्या होगी? मांग अधिक होगी, मांग अधिक होगी। और मांग अगर अधिक होगी तो उससे पूर्ति, पूर्ति भी अधिक होगी। जैसे ये वाला एंगल जो मैंने डिस्कस किया था, ये वाला, पूर्ति अधिक होगी, पूर्ति अधिक होगी तो जीडीपी भी अधिक होगी। तो अगर आप हाँ, अगर आप ये मानकर चल रहे हो, हाँ तो चलो, मैं अगर अभी जो मैंने डिस्कस किया कि इन दोनों के बीच में एक संतुलन प्राप्त करना है, तो अगर मैं उस संतुलन की बात करूं एक बार फिर से, तो मैं किसी एक तरफ खड़ा हो सकता हूं। अगर मैं खड़ा हो रहा हूं कि महंगाई कम रखना है, महंगाई कम रखना है, वृद्धि और, सॉरी, वृद्धि और महंगाई दो मेरे लक्ष्य हो गए, दो लक्ष्य हो गए, तो मैं किसी एक लक्ष्य की तरफ ज्यादा झुकाव रख सकता हूं। ठीक है? मेरा अब लक्ष्य है कि यार महंगाई कम हो, चाहे वृद्धि प्राप्त हो या ना हो, महंगाई कम हो। अगर ये मेरा महंगाई को कम करने का लक्ष्य है तो मैं मुद्रा आपूर्ति कम रखूंगा, ज्यादा रखूंगा? अगर मैं चाहता हूं महंगाई अधिक ना हो, महंगाई नियंत्रित रहे, तो मैं मुद्रा आपूर्ति कम रखूंगा, ज्यादा रखूंगा? मैं चाहता हूं महंगाई नियंत्रित रहे, ये मेरा लक्ष्य है, तो मैं मुद्रा आपूर्ति कम रखूंगा, अर्थव्यवस्था में ज्यादा रखूंगा? कम रखूंगा। मैं मुद्रा आपूर्ति में सोचूंगा कि मनी सप्लाई क्या हो, मुद्रा आपूर्ति कम से कम हो। अगर कम से कम होगा, मनी सप्लाई से बोलते हैं, कम हो, मुद्रा आपूर्ति कम हो तो महंगाई नियंत्रित रहेगी। ठीक है? ऐसी सोच होती है किसकी? आरबीआई की। किसकी होती है? मतलब किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसकी सोच किधर की ज्यादा, किधर झुकाव ज्यादा होता है? महंगाई को नियंत्रित करने की तरफ झुकाव अधिक होता है। समझा? अब अगर मैं अब अगर मैं ये सोचता हूं कि नहीं नहीं यार, देश में वृद्धि बहुत, वृद्धि अधिक होनी चाहिए, जीडीपी अधिक होगा तभी तो रोजगार बढ़ेगा। जीडीपी मतलब देश में वृद्धि अधिक होगी, वृद्धि अधिक होगी मतलब सकल घरेलू उत्पाद अधिक होना चाहिए, उत्पादन अधिक हो जाना चाहिए। तो उत्पादन अगर अधिक होगा तभी जो है तो लोगों को नौकरी मिलेगी। नहीं, उत्पादन कम है तो नौकरी कम होगी, उत्पादन अगर अधिक है तो नौकरी अधिक होगी। तो उत्पादन और नौकरी दोनों को जोड़कर देखना है। तो अगर मैं उत्पादन और नौकरी की तरफ देख रहा हूँ, मतलब वृद्धि की तरफ देख रहा हूँ कि वृद्धि अधिक हो, तो मैं क्या चाहूंगा? रुपए अर्थव्यवस्था में कम हो या ज्यादा हो? रुपए अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो, मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो, रुपए ज्यादा हो, तो मुझे क्या होगा? अधिक अधिक वृद्धि की प्राप्ति होगी, अधिक वृद्धि की प्राप्ति होगी। तो अगर मैं अधिक वृद्धि की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं वृद्धि अधिक हो, वृद्धि अधिक हो, मेरा लक्ष्य क्या है? वृद्धि अधिक हो। अब दूसरी चीज मैं देख ही नहीं रहा हूं, मेरा सीधा लक्ष्य है कि वृद्धि अधिक हो। अगर वृद्धि अधिक हो, ये मेरा लक्ष्य है, तब मैं किधर जाऊंगा? मीन रुपए को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये वाली जो हमारी जो सरकार होती है, या किसी भी देश में जो सरकार और वहां की केंद्रीय बैंक होती है, सरकार का झुकाव ज्यादा किधर होता है? वृद्धि की तरफ। और आरबीआई का ज्यादा झुकाव महंगाई को नियंत्रित करने की तरफ। इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा खींचातानी
चलता रहता है, जो कि न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है। अभी 2 दिन, अब ये वाला टॉपिक इसीलिए हमने चुना क्योंकि 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिसमें आरबीआई के जो एक्सपर्ट हैं, आरबीआई के जो लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हमें महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे तभी हम अच्छी आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि महंगाई अब बहुत अधिक अगर हो गई तो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, और लोग अगर सामान खरीद नहीं पाएंगे तो सामान क्या बनेगा? सामान बनेगा भी नहीं, सामान बनेगा ही नहीं। इसलिए पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि महंगाई पहले कम करके रखें, महंगाई थोड़े कंट्रोल रखें, और तभी महंगाई को कंट्रोल रखकर ही हम अच्छी या संधारणीय, ये जिसे बोलते हैं नियमित रूप से वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये होगा कि अभी वृद्धि मिली, अगले साल वृद्धि नहीं मिलेगी। तो नियमित रूप से वृद्धि प्राप्त करने के लिए महंगाई हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, अधिक महंगाई ना हो। और महंगाई का लक्ष्यीकरण भी किया गया, आपने पढ़ा होगा। महंगाई का लक्ष्यीकरण किया गया है 4 ± 2% ऑफ सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड जो मिश्रित जो ये होता है भुगतान, ये सॉरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हमारी होती है, ये मैंने थोड़ा पढ़ाया भी था पहले आपको शायद। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो महंगाई को मापा जाता है, वो महंगाई 4 ± 2% से के बीच में होनी चाहिए। 4 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 4 में 2 जोड़ो 6, 4 में 2 घटाओ, तो महंगाई 2% से 6% के बीच होनी चाहिए। महंगाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 2 से 6% के बीच अगर महंगाई होगी तो वो ठीक है। आरबीआई चाहता है कि 2 से 6%। ये लक्ष्यीकरण किसने किया? हमने पढ़ा था, सरकार ने रखा है। आरबीआई के परामर्श के बाद सरकार ने रखा हुआ है, और इसी को आरबीआई मानती है। ठीक है, इसी को आरबीआई मानती है कि महंगाई अधिक ना हो। महंगाई अधिक का मतलब यहाँ पर समझ लेना है 6% से अधिक की बात की जा रही है। किसकी अधिक बात की जा रही है? 6% से अधिक। थोड़ी सी महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, और वही थोड़ी सी महंगाई क्या है? 2 से 6% के बीच की जो महंगाई होगी, और 2 से 6% के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 4। 4% की जो महंगाई होगी उसे कहा जाएगा थोड़ी सी महंगाई। थोड़ी सी महंगाई किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जब थोड़ी सी महंगाई होती है तो सामान बनाने वाला व्यक्ति सामान ज़्यादा बनाने के लिए प्रोत्साहित होता है। क्योंकि मैं अगर मान लिया पेन बेचता हूँ, पेन की कीमत समय के साथ घट रही है, तो मैं अधिक पेन बनाऊंगा, कम पेन बनाऊंगा? कम पेन बनाऊंगा। पेन की कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो मैं पेन की कीमत बढ़ रही है तो मुझे लगेगा अरे मैं जो सामान बनाकर बेचता हूँ उसकी कीमत बढ़ रही है, मुझे ज़्यादा सामान बनाना चाहिए, तो मैं ज़्यादा बनाऊंगा। लेकिन पेन की कीमत इतनी बढ़ने लगी कि सामान बनाने के बाद पेन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़े, तो मैं बनाने वाला व्यक्ति तो प्रोत्साहित होऊंगा, लेकिन कीमत इतनी बढ़ गई कि सामान खरीदने वाला खरीद नहीं पा रहा है, तो वो ठीक बात नहीं होगी। तो इसी प्रकार से अधिक महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ी सी महंगाई उत्पादनकर्ता को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और इसी थोड़ी सी महंगाई को हम किस में रखें? 2 से 6% के बीच। और 2 से 6% के बीच में सबसे बेहतर नंबर जो है वो 4% है। तो इतनी बात समझ आ गई, सरकार किधर खड़ी है और आरबीआई किधर खड़ी है। आरबीआई की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया था हमें महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम आने वाले दिनों में अधिक आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर पाए। समझ आई? और सरकार इधर खड़ी होती है। सरकार कहती है आरबीआई को, आप मनी सप्लाई को कम करके रखो, ज़्यादा करके रखो। सरकार क्या कहती है? आप मनी सप्लाई को बढ़ा कर रखो। लेकिन आरबीआई कहती नहीं, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएंगे तो महंगाई हो जाएगी। तो दोनों के बीच में इस तरह की बातें होती रहती हैं, और ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। अब जो हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार से आरबीआई, अगर महंगाई हो गई, अब ये मान के चलेंगे कि महंगाई हो गई है, अगर महंगाई हो गई है तो किस प्रकार से आरबीआई उस महंगाई को कम करेगी या कम करने की बात करेगी। मतलब आरबीआई की जो नीति है वो क्या है? मौद्रिक नीति। तो आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण के द्वारा, मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण के द्वारा किस प्रकार से आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण के द्वारा किस प्रकार से आरबीआई अपने विभिन्न मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण के द्वारा किस प्रकार से
रुपए को अर्थव्यवस्था में कम करेगी। तो जैसे विभिन्न आप लिखोगे, क्या क्या आपने पढ़ा होगा, जैसे ब्याज दर उसमें एक है। हाँ, तो हमने अभी क्या पढ़ा, बैंक एवं अन्य के माध्यम से आरबीआई किससे जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आरबीआई एवं अन्य, अब तो आरबीआई की यहाँ जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, इसके विभिन्न उपकरण के द्वारा बैंकों से जो पैसे फ्लो हो रहे हैं उसको कम या ज्यादा करने की कोशिश करेगी। तो हमने अब इसके विभिन्न जो उपकरण है उसको हम पढ़ाई करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे, यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, अर्थव्यवस्था में जो पैसे हैं वो पैसे ज्यादा हो गए थे और ज्यादा पैसे होने की वजह से महंगाई हो गई थी, मुद्रास्फीति हो गई थी, ये मान के चलेंगे। अब आरबीआई, अब अर्थव्यवस्था में जो ज्यादा पैसे हैं, अब आरबीआई विभिन्न उपकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था से पैसे डालेगी या पैसे खींचने की कोशिश करेगी, पैसे खींचने की कोशिश करेगी। तो हमारी जो तो आरबीआई के पास मौद्रिक नीति के अंतर्गत जितने सारे उपकरण हैं उसका इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था से रुपए को खींचा जाएगा, ताकि थोड़ा मांग कम हो जाए और मांग कम होने की वजह से मूल्य कम हो जाए। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, उसमें क्या क्या चीजें हैं इसे देखेंगे। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती है। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसके अंतर्गत जो उपकरण है, उपकरण को हम लोग दो प्रकार से तोड़कर देख सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, और दूसरा होता है गुणात्मक। तो पहले मात्रात्मक की बात करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, मौद्रिक नीति के अंतर्गत मात्रात्मक या संख्यात्मक भी बोल सकते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरण है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले मात्रात्मक की बात करेंगे। मात्रात्मक में 1, 2 और 3 चीजों की बात करेंगे मात्रात्मक में, ठीक है। तो पहला जो मात्रात्मक में है वो है जितने सारे रिजर्व अनुपात होते हैं, मतलब आरक्षित अनुपात। पहला है आरक्षित अनुपात। पहला है आरक्षित अनुपात। आरक्षित अनुपात के अंतर्गत दो हम लोग पढ़ेंगे आरक्षित अनुपात के अंतर्गत, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब नकद आरक्षित अनुपात और एसएलआर का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। जल्दी जल्दी इसको देखते जाइए क्या क्या है ये, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात और दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। मैं आपको समझाता जाता हूं ये दोनों हैं क्या। मान लिया मैं बैंक हूं, मैं क्या हूं, बैंक हूं, और ये आरबीआई है, और आप लोगों ने पैसे लाकर मेरे पास जमा किए हैं। आप लोगों ने मेरे पास पैसे लाकर रख दिए, और ये कुछ लोग हैं जिनको मैं पैसे उधार लोन देता हूँ। और आप चलो इधर मान लेते हैं, इधर वाले लोगों ने मेरे पास पैसे लाकर जमा किए। कुछ लोग पैसे लाकर जमा किए और कुछ लोग मुझसे लोन लेने आएंगे, ठीक है। तो मान लिया पैसे लोगों ने जो जमा किया है वो 100 जमा किया। कितना? 100। जितने लोग पैसे जमा करते हैं उसको बोलते हैं एनडीटीएल। क्या बोलते हैं? एनडीटीएल। क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। कुल मांग एवं सावधि देयता, या एनडीटीएल। या मैं अगर डिपॉजिट वर्ड लिखूं, डी मतलब डिपॉजिट, कुल मांग एवं सावधि जमा। लोग मेरे पास जमा पैसे लाते हैं, दो प्रकार से जमा करते हैं, मांग जमा या सावधि जमा। मांग जमा मतलब
आप अगर बैंक में मांग जमा करते हो तो इसका मतलब आप कभी भी जाकर पैसे अपने डिमांड मांग कर सकते हो। आप अगर सावधि जमा करते हो मतलब फिक्स डिपॉजिट, तो क्या कभी भी जाकर कर सकते हो या जब उसकी परिपक्वता पूरी होगी तब कर सकते हो? जब मैच्योरिटी पूरी होगी तभी कर सकते हो। तो दो प्रकार से बैंकों में पैसे जमा किए जाते हैं, मांग जमा एवं सावधि जमा, ठीक है। और दोनों को मिलाकर बोलते हैं कुल मांग एवं सावधि जमा। कुल मांग एवं सावधि जमा, जमा मतलब डिपॉजिट। ये जमा बैंक के लिए क्या है? ये जमा बैंक के लिए संपत्ति है, देता है। ये बैंक में आपने जमा किया, बैंक के लिए क्या है? बैंक की संपत्ति है, बैंक की देता है। आप मुझे 100 रुपये उधार दो, ये 100, आप मेरे पास 100 रुपये लाकर जमा कर दो, ये 100 रुपये मेरी संपत्ति है या मेरी देता है? मेरी देता है, मेरी लाइबिलिटी है ना, कल के डेट में मुझे आपको वापस करना है। तो अगर जमा बोल सकते हैं, जमा के बदले जमा मतलब जमा भी बोल सकते हैं या देता भी बोल सकते हैं। देता मतलब लाइबिलिटी। तो एनडीटीएल बोलो या एनडीटीडी बोलो, एक ही बात है। तो जमा जमा बोलेंगे तो लोगों के दृष्टिकोण से, और देता बोलेंगे तो बैंक के दृष्टिकोण से। नहीं समझा? तो जितने पैसे लाकर लोग जमा करते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट जब करते हो आप, तो सारे पैसे क्या होते हैं उसमें? सावधि जमा नहीं। देखो, तीन प्रकार से हम लोग बैंक में खाता खोलते हैं। एक चालू खाता, दूसरा सावधि जमा खाता, और तीसरा जो बचत खाता। आप लोग का जो होता है वो क्या होता है? बचत खाता। आप लोग का जो बचत खाता होता है उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। उसमें जो पैसे रखते हो आप, तो सारे पैसे निकाल सकते हो? क्या कुछ प्रतिबंध होता है? जैसे मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये है, तो क्या उसको निकाल सकते हो आप? तो मिनिमम बैलेंस हमेशा किसके पास रहेगा? तो एक तरह से ये सावधि जमा नहीं है। तो बचत खाता में दोनों जमा होते हैं। हाँ, बचत खाता, पहले मैं बचत खाते की बात कर रहा हूँ। बचत खाता जो आप लोगों को खुलता है उसमें दोनों प्रकार के जमा होते हैं। मीन मांग जमा और सावधि जमा दोनों होता है। अगर मैं फिर मिनिमम बैलेंस की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? बचत खाता के अंदर जो मिनिमम बैलेंस है वो एक तरह से क्या है? सावधि जमा है। तो आप प्रतिबंध अगर और जो पैसे आप निकाल सकते हो वो क्या है? मांग जमा है। तो बैंक प्रतिबंध लगाती नहीं लगाती है आपके बचत खाते पर? कम होती है, प्रतिबंध ज्यादा होती है? जैसे प्रतिबंध होगा कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते, 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो अगर प्रतिबंध ज्यादा होगी तो सावधि जमा का पोर्शन ज्यादा होगा। मिनिमम बैलेंस 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है, तो ये प्रतिबंध बढ़ाई गई, प्रतिबंध कम की गई? तो बचत खाता में अगर प्रतिबंध बढ़ाई जाएगी तो सावधि जमा का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। समझा? तो बचत खाता में दोनों होते हैं, मांग जमा और सावधि जमा दोनों। चालू खाता में सारे पैसे मांग जमा के होते हैं, उसमें किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं होती है। चालू खाता बिजनेस पर्सन खुलवाता है। और जब आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो तो आप पैसे कब निकाल सकते हो? वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। कब तक? जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाए। समझ आई नहीं आई? तो लोग मेरे पास जो पैसे लेकर आ रहे हैं उन सभी पैसों को एक साथ में क्या बोलूंगा? एनडीटीएल। समझ आई? कुल मांग एवं सावधि जमा, या कुल मांग एवं सावधि देयता। नहीं समझ आई? अब आरबीआई कहती है कि जितने पैसे आपके पास लोग लेकर आए हैं उसका 1% आप मेरे पास लाकर रख दो। उसका 1%, उसका कुछ प्रतिशत आप मेरे पास लाकर रख दो। ये अभी कुछ दिनों पहले तक कितना प्रतिशत था? समझ आई? मतलब 100 अगर लोगों ने मिलाकर मेरे पास जमा किया है तो मुझे 4.5% अलग से निकाल कर आरबीआई के पास पहुंचा देना है। कहां पहुंचा देना है? आरबीआई के पास पहुंचा देना है। किस आधार पर? नकद के आधार पर। किस आधार पर? जल्दी देख लो। नकद के आधार पर, ठीक है। हाल अगर ये प्रतिशत 4.5%, अब कितने पैसे बचेंगे मेरे पास? चलो खैर, ये 4.5%, मैं न्यूज में भी आऊंगा, जो न्यूज में अभी था कुछ दिनों पहले उस पर भी आऊंगा। अब आते हैं वैधानिक तरलता अनुपात पर, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात ये कहता है कि आपके पास जो भी लोग पैसे लेकर आए हैं, 100 लेकर आए हैं, 100 लेकर आए थे ना, उसका 18% आपको, कितना प्रतिशत? 18% आपको, 18% किसका? कुल मांग एवं सावधि जमा, जो पैसे लोग लेकर आ रहे हैं। ये मेरे पॉकेट के अपने पैसे नहीं है। बैंक के पास दो प्रकार के पैसे होंगे, एक जो लोग लाकर जमा कर रहे हैं और एक बैंक का अपना खुद का पॉकेट का पैसा, मतलब बैंक के स्वामित्व का पैसा। लोग जो लाकर बैंक में जमा कर रहे हैं, क्या वो बैंक के स्वामित्व का पैसा है? नहीं। तो ये किसका प्रतिशत है? कुल बैंक के कुल पूंजी का प्रतिशत है
या बैंक के केवल उन पैसों का प्रतिशत है जो लोग लाकर जमा कर रहे हैं, जो लोग लाकर जमा कर रहे हैं? समझ आई नहीं आई? तो 18% आपको रख देना और 18% बैंक अपने आरबीआई के पास नहीं पहुंचाना है। बैंक को कहा गया है कि आप अपने पास खुद रखो, आप अपने पास खुद रखो। किस आधार पर? तरल संपत्ति के आधार पर। किस आधार पर? तरल संपत्ति में हाँ कैश भी हो सकता है, या सोना हो सकता है, या सरकारी प्रतिभूति हो सकती है। ठीक है, तो ये इस आधार पर आपको पैसे रखने हैं। तो ये बताओ कि अब मेरे पास कितने बचे? लोग जो 100 लेकर आए थे, 4.5 तो आरबीआई पर पहुंचा दिया मैंने, 18 कहाँ पहुंचा दिया? 18 खुद अपने पास रखा। ठीक है, तो 18 4 22, 22.5 हो गया। कितने बचे? 77% नहीं, 77 तो इतने 22.5 घटाओ इसमें, 77.5%, 77.5%। इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? 22.5। 100 में घटाओ, कितने हो गए? 77.5, 77.5। तो अब मैं अब जो लोगों ने जो पैसे दिए थे उसका कितना प्रतिशत मैं दे सकता हूं जाकर लोन? पूरा 100 या 77.5? 77.5 ही दे सकता हूँ, यही ना? अगर पूरे के पूरे भी दिए तो ये कौन से पैसे हैं? मेरे अपने पॉकेट के या पब्लिक वाले? पब्लिक वाले, प्लस मैं अपने पॉकेट से जो देना चाहूँ। प्रतिबंध क्या मेरे पॉकेट के पैसे पर है? प्रतिबंध क्या मेरे पॉकेट के पैसे पर है? नहीं है। प्रतिबंध किसके पैसे पर है? लोगों के जमा पर प्रतिबंध लगाया गया। बैंक के अपने पैसे जब बैंक खोलोगे तो फ्री में तो नहीं खोलोगे ना, बैंक के स्वामित्व वाले पैसे। जैसे आरबीआई कहती है ना कि 500 करोड़ का आपका अपना स्वामी का पूंजी होना चाहिए तभी हम आपको लाइसेंस देंगे। तो मतलब 500 करोड़ रुपए किसके हुए? पब्लिक के या बैंक के स्वामी के? बैंक के स्वामी के। 500 करोड़ रुपए उसके अपने हुए। अब जब बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा तो लोगों से वो पैसे लेना स्टार्ट करेगा। नहीं समझा? तो ये अपने पैसे होंगे उसके। खैर, तो अब ये बताओ, न्यूज़ यही थी कि आरबीआई ने इस 4% से 4.5% को घटाकर कितना कर दिया था? 4% कर दिया था। पिछले दिनों की न्यूज़ है ये। तो अगर 4% किया था तो अभी मेरे पास कितने पैसे थे लोन देने के लिए? 77.5। अब लोन देने के लिए कितने हो जाएंगे? अब 78% हो जाएंगे, 78% हो जाएंगे। तो ऋण अधिक जाएगी, ऋण कम जाएगी? तो ये इन दोनों को अगर कम किया जाएगा, सीआरआर और एसएलआर को, दोनों को अगर कम किया जाएगा, दोनों को अगर आपने कम कर दिया तो ऋण अधिक जाएगी, ऋण कम जाएगी? ऋण अधिक जाएगी। और ऋण अधिक जाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। बस ये समझना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो अभी कुछ दिनों पहले ऐसा किया गया था। अच्छा ये बताओ, सिर्फ इतना बता दो, ऐसा क्यों किया गया होगा? क्या इसके करने से पहले महंगाई अधिक रही होगी, महंगाई कम रही होगी, वृद्धि अधिक रही होगी, वृद्धि कम रही होगी? ऐसा क्यों देखते हुए किया गया? 4.5 को 4 क्यों कर दिया गया? बहुत बढ़िया। वृद्धि कम रही होगी और महंगाई, वृद्धि कम रही होगी और महंगाई भी कम रही होगी। मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? वृद्धि कम रही होगी और महंगाई भी कम रही होगी। ये मेरा मानना है। मैं एक्चुअली आप जाकर देख सकते हो, अगर आप इसको कम करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, वृद्धि क्या हो जाएगी? जो कम थी वो ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि महंगाई थोड़ी कम थी। अगर महंगाई ऑलरेडी बहुत अधिक होती तो ऐसा क्या किया जाता? आप बात समझने की कोशिश करो कि महंगाई अगर पहले से ज्यादा होगी तो क्या आप मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाओगे अर्थव्यवस्था में? नहीं बढ़ाओगे ना। तो हम ये मान के चलेंगे, यहां पर ये समझ के चलेंगे कि महंगाई तो कम नहीं थी, महंगाई तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन वृद्धि बहुत कम हो रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा। नहीं समझा? महंगाई तो ठीक ठाक थी, मतलब 4-5% की महंगाई, 5-6% की महंगाई चल रही है, ठीक ठाक महंगाई है, लेकिन वृद्धि कम होने की वजह से आरबीआई को ये स्टेप उठाना पड़ा। आगे बढ़े तो सीआरआर एसएलआर कितने लोगों के समझ आ गई? तो पहला जो था वो आरक्षित अनुपात। आरक्षित अनुपात, इतने पैसे आरक्षित कर दिए, नहीं कर दिए गए या नहीं कर दिए गए, या इसको लोन देने के लिए दे दिया गया? इसको आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर मतलब नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। तो पहला हमने पढ़ लिया। कुल हमें मौद्रिक मात्रात्मक में हमें 3 पढ़ाई करना है। कितना पढ़ाई करना है?
3। अब दूसरे आओ। दूसरा जो है वो विभिन्न ब्याज दर है। क्या है? विभिन्न ब्याज दर। विभिन्न ब्याज दर। और ये ब्याज दर आरबीआई का ब्याज दर है। किसका ब्याज दर है? आरबीआई का। तो ब्याज दरों को मैं दो प्रकार से लिखूंगा। ब्याज दरों को मैं दो प्रकार से लिखूंगा। पहला ब्याज दर, तो पहला आपने पढ़ा आरक्षित अनुपात। मात्रात्मक में हम लोग 3 पढ़ाई करने जा रहे हैं। पहला है आरक्षित अनुपात, उसके अंतर्गत 2 देखे हमने, सीआरआर और एसएलआर। अब हम लोग विभिन्न ब्याज दर देखेंगे। विभिन्न ब्याज दर, तो ब्याज दरों को मैं 2 प्रकार से विभाजित करके दिखाऊंगा। ठीक है? 2 प्रकार से अलग 2 प्रकार से दिखाऊंगा। पहला रेपो दर, रेपो रेट। दूसरा एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट पढ़ा आपने या नाम सुना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा। तीसरा बैंक दर, बैंक दर। रेपो रेट, एमएसएफ रेट और बैंक दर, ये 3 मैंने यहां लिखे हैं। और मैं 2 अलग से लिखूंगा, यहां पर लिख रहा हूं रिवर्स रेपो। क्या लिखा मैंने? रिवर्स रेपो दर। और दूसरा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ दर। ये सब जो लिखे हैं ये सब ब्याज दर है। ये सब क्या है? ब्याज दर है। ये ब्याज दर आरबीआई जब ऋण बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई जब बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई जब बैंकों को ऋण देता है तब ये ब्याज दर लेता है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा, सीमांत अस्थाई सुविधा। अब मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा अलग से भी बता दूंगा। सीमांत अस्थाई सुविधा, सीमांत अस्थाई सुविधा। तो ये ब्याज दर वो ब्याज दर है जब आरबीआई ऋण देता है। किसको? बैंक को। तो ये तीनों ब्याज दर कौन ब्याज दर है? जब आरबीआई ऋण दे रहा है। तो ये बताओ इन सारे ब्याज दरों को, अब अगर इन सारे ब्याज दरों को आरबीआई ने बढ़ा दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, मैं बढ़ा दिया या घटा दिया, दोनों के लक्ष्य, दोनों के में जा सकता हूँ। तो हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो ये हो रही थी, या पहले हमने देखा आरबीआई किधर खड़ा होगा? वृद्धि की तरफ या महंगाई को नियंत्रित करने की तरफ? महंगाई को नियंत्रित करने की तरफ। लेकिन आरबीआई ने अभी कुछ दिनों पहले क्या स्टेप लिया है? सीआरआर को कम कर दिया। ये किधर गया आरबीआई? वृद्धि की तरफ। कहीं ना कहीं इसका आरबीआई पर दबाव था कि हमारी वृद्धि दर क्या हो रही है? कम हो रही है। इसको बेहतर करने के लिए आप सीआरआर को कम करो। तो सीआरआर को आरबीआई ने कम किया। लेकिन आरबीआई अक्सर किधर खड़ी होगी? तो इन सब चीजों को बढ़ाकर रखेगी, कम करके रखेगी? इन सब चीजों को बढ़ाकर रखेगी। लेकिन चूंकि वृद्धि दर बहुत कम प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से आरबीआई को ये करना पड़ा। इतनी बात समझ आई? तो मैं जो भी हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जो उपकरण है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपकरण है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, तो मैं सारे कदम एक ही डायरेक्शन में उठाऊंगा कि मैं मुद्रास्फीति को कम करने की बात करूंगा। समझा? ताकि आपका ये वाला टॉपिक कवर हो। तो आरबीआई यहां पर ब्याज दर को क्या करेगी? अधिक करेगी। अधिक करेगी तो बैंकों के पास ऋण कम आएगा। ऋण कम आएगा तो मुद्रास्फीति जो यहाँ से जो अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई होती है, मौद्रिक पूर्ति, मुद्रा पूर्ति जो अर्थव्यवस्था में होती है वो कम होगी, ज़्यादा होगी? कम होगी। और महंगाई नियंत्रित हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम होगी और महंगाई नियंत्रित हो जाएगा। तो मैं एक ही डायरेक्शन में डिस्कस करूंगा। महंगाई नियंत्रित रहेगी, नियंत्रित रहेगी, महंगाई नियंत्रित
रहेगी। तो ये मनी सप्लाई के कम होने की वजह से जो महंगाई कम हो रही है वो क्यों हो रही है? महंगाई नियंत्रित रहेगी। क्यों हो रही है? हाँ, मांग के कम होने की वजह से। चूंकि मांग कम हो गया इसलिए मूल्य कम हो गया, महंगाई कम हो गई। मांग से जोड़ना है, किससे जोड़ना है? मुद्रा आपूर्ति को सीधा सीधा मांग से जोड़ना है, तो आपके सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो आरबीआई इन सभी दरों को क्या कर रखेगी? कम रखेगी, ज्यादा रखेगी? कम रखेगी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ। रेपो दर पर जो लोन लिया जाता है, नहीं, आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इन सारे ब्याज दर को अधिक रखेगी, कम रखेगी? अधिक रखेगी, ठीक है, अधिक रखेगी ना। तो ऋण महंगे होंगे, ऋण महंगे होंगे तो अर्थव्यवस्था में कम पैसे जाएंगे, और कम पैसे जाएंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी। तो ये बताओ, मैं थोड़ी थोड़ी इन तीनों को अलग से बता देता हूँ। रेपो दर जो होता है वो होता है लघु अवधि के लिए। किसके लिए? बैंक लोन किसके लिए लेते हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लघु अवधि के लिए। लघु अवधि का मतलब 1 साल से कम। लघु अवधि दीर्घ अवधि का सीधा सीधा मतलब होता है 1 साल से कम, दीर्घ अवधि का मतलब 1 साल से अधिक, ठीक है। तो देखो, रेपो दर पर जब लोन लेती है आरबीआई, तो आरबीआई जब आरबीआई यहाँ लोन दे रही है तो कुछ बंधक रखेगी, नहीं रखेगी? आरबीआई कुछ बंधक अपने पास रखेगी, नहीं रखेगी? ये बंधक रखेगी, और इसी बंधक, जो बंधक रखती है वो बंधक होता है सरकारी प्रतिभूति। क्या होता है? सरकारी प्रतिभूति को बंधक रखती है। सरकारी प्रतिभूति को बंधक रखकर रेपो दर पर लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये बताओ कि बैंक के पास अगर सरकारी प्रतिभूति नहीं है तब तो बैंक लोन ले ही नहीं पाएगी। बैंक के पास अगर सरकारी प्रतिभूति नहीं है तो बैंक ले ही नहीं पाएगी। लेकिन बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति जरूर होगी। इस 18% पैसे को बैंक ने कहाँ रखा था? 18% जो एसएलआर था, उस वो पैसे बैंक ने कहाँ रखे थे? तरल संपत्ति में। ये जो सरकारी प्रतिभूति अगर आपको दिख रही है, ये सरकारी प्रतिभूति, ये सरकारी प्रतिभूति, ये सरकारी प्रतिभूति तो बैंक के पास होगा ही होगा। तो एसएलआर की सरकारी प्रतिभूति को अगर इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूति नहीं है। तो अब देखो, अब आप बात इस तरह से समझ लो। मेरे पास 100 लोग जमा लेकर आए थे, 100 लोग जमा लेकर आए थे। उस 100 में से 4.5% कहाँ चला गया? आरबीआई के पास चला गया नकद के रूप में। उस 100 का 18% कहाँ चला गया? तरल संपत्ति के रूप में मैं रखूंगा। नकद के रूप में तो शायद नहीं रखूंगा, क्योंकि नकद रखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। नकद जितना दिन भी रखे रहोगे वो उतना ही रहेगा। सोना रखोगे तो सोने का मूल्य समय के साथ बढ़ेगा। सरकारी प्रतिभूति अगर खरीद के रखोगे तो सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज दर मिलता है। सरकारी प्रतिभूति मैंने एक और क्लास में समझाई थी। सरकारी प्रतिभूति मतलब सरकार उधार ले रही है। क्या? कौन उधार ले रही है? तो आपने अगर सरकार को उधार दिया तो आपको सरकार ब्याज दर देगी, नहीं देगी? सीधी सीधी ऐसे समझ लिया। तो देखो, मैं सरकारी प्रतिभूति 2 प्रकार के पैसों से खरीद सकता हूँ। जब 100 मेरे पास पब्लिक ने लाकर रखा तो उस 18 में से भी खरीद सकता हूँ। 18 और 4 22, तो यहाँ चले गए, कितने बचे? 78। 78% से भी खरीद सकता हूँ। नहीं समझा? मैं सरकारी प्रतिभूति, मेरे पास जो 100 जमा आए हैं, मेरे पास बैंक हूँ मैं, मेरे पास जो 100 जमा आए हैं, इन 100 से मैं सरकारी प्रतिभूति 2 पैसों से खरीद सकता हूँ। एक उस 18% से और एक 78% से। तो अगर 78% से खरीदा होगा तो मेरे पास सरकारी प्रतिभूति होगी। ये मतलब कौन से प्रतिशत से खरीदा गया? 78% से। अगर मैंने यहां नहीं खरीदा है, अगर मैंने यहां नहीं खरीदा है, तब तो मैं लोन ले ही नहीं पाऊंगा। तब मैं कौन सी सरकारी प्रतिभूति इस्तेमाल करूंगा? किस प्रतिशत वाली? 18% में जो एसएलआर के रूप में रखा हुआ है, ये सरकारी प्रतिभूति बंधक के तौर पे रखूंगा। और यहाँ पर ब्याज दर जब 18% की सरकारी प्रतिभूति में आरबीआई के पास पहुंचा रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो 18% एसएलआर रखना था वो अधिक होगा या कम होगा? कम हो जाएगा। मतलब आरबीआई के एक नियम को मैंने नहीं माना। तो आरबीआई के एक नियम को नहीं माना तो आरबीआई मुझे जिस ब्याज दर पे लोन दे रही थी, अभी ये रेपो दर था, अभी ये कौन सा दर था? अभी पहला वाला रेपो दर था। तो जिस ब्याज दर पे मुझे लोन दे रही थी वो ब्याज दर बढ़ा देगी, कम कर देगी? ब्याज दर बढ़ा देगी, मतलब रेपो दर से बढ़ा देगी। रेपो दर में अगर 0.25% अगर आप जोड़ दो तो यही हो जाता है एमएसएफ रेट। क्या हो जाता है? एमएसएफ रेट। समझा? एमएसएफ रेट कौन सा रेट है? एमएसएफ रेट आज के डेट में रेपो दर है 6.5%। कितना रेपो दर? कितना है? 6.5%।
6.5% में 0.25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6.75%। तो मतलब ये समझ आई कि रेपो दर पर अगर मैं लोन ले रहा हूं तो 6.5% पे ले लूंगा, और एमएसएफ दर पे ले रहा हूं तो 6.75। क्यों? ये महंगे लोन क्यों दिए गए मुझे? हाँ, एसएलआर का 18%, अब 18 दिखेगा कम दिखेगा? कम दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर जो सरकारी प्रतिभूति रखी थी वो कहाँ चली गई? आरबीआई के पास बंधक के रूप में। कितने लोगों की समझ आई? समझ आई? अच्छा चलो। नहीं पढ़ा नहीं है तो मैं तो सब एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ ना। मेरे पास पब्लिक 100 लेकर आई, पढ़ाई करने कि नहीं किया, नहीं यहाँ किया, उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो 100 मेरे पास जो पब्लिक लेकर आई थी, इस 100 में आपने कहा था 4 तो सीआरआर में रख दो और 18 आप कहाँ रख दो? एसएलआर में। तो 18 जब मैं एसएलआर में रख रहा हूँ तो किस रूप में रख रहा हूँ? नकद के रूप में या सोने और प्रतिभूति, सोने और सरकारी प्रतिभूति के रूप में? सोने और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर सरकारी प्रतिभूति दिखेगी, लेकिन बाकी जो 78% पैसे बचे उससे मैं किसको लोन दे सकता हूँ? निजी को या सरकार को? किसी को भी दे सकता हूँ, उस 78 से किसी को भी लोन दे सकता हूँ। तो सरकार को लोन देने का मतलब सरकारी प्रतिभूति खरीदना। सरकार को लोन देने का मतलब सरकारी प्रतिभूति खरीदना। अगर मैंने मान लिया कि सारे पैसे निजी को ही दिया है, तो क्या उस 78% में सरकारी प्रतिभूति दिखेगी? नहीं दिखेगी। समझा? उस 78% में सरकारी प्रतिभूति नहीं दिखेगी, और 78% में जब सरकारी प्रतिभूति नहीं दिखेगी तो मैं रेपो दर पर बैंक से रेपो दर पर लोन नहीं ले पाऊंगा। मैं रेपो दर पर लोन नहीं ले पाऊंगा। समझ आई? तो अब मुझे कौन सी सरकारी प्रतिभूति इस्तेमाल करनी पड़ेगी? एसएलआर की सरकारी प्रतिभूति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और एसएलआर की जब सरकारी प्रतिभूति इस्तेमाल करूंगा तो एसएलआर में रखी हुई संपत्ति 18% की थी, अब संपत्ति उठकर कहाँ चली गई? बंधक के रूप में आरबीआई के पास। तो क्या मुझे आरबीआई का एक नियम का मैंने पालन नहीं किया, तो मेरे लिए लोन का ब्याज दर कम रखा जाएगा, ज़्यादा रखा जाएगा? तो एक तरह से ये दंडात्मक ब्याज दर हो गई। क्या हो गई? पेनल्टी इंटरेस्ट रेट। एमएसएफ वाला रेट 6.5 से, रेपो दर से 0.25% ज़्यादा होगा, 6.75 होगा आज के डेट में। हाँ, नहीं वो सरकारी प्रतिभूति को मैं, सरकारी प्रतिभूति एक पेपर की तरह आप मानो कि उसको बंधक के तौर पे मैं रखूंगा आरबीआई के पास। समझा? वो एक संपत्ति होती है। जैसे आपने 1 करोड़ रुपया सरकार को लोन दिया, तो सरकार आपको एक पेपर पे साइन करके दे रही है, 1 करोड़ रुपया लो, 1 करोड़ रुपए का साइन करके दे रही है एक पेपर पर कि 5 साल के बाद मैं आपको लौटा दूंगी। तो वो पेपर आपके लिए संपत्ति नहीं है? वही संपत्ति अब आपने कहाँ जमा कर दिया? बैंक ने कहाँ जमा कर दिया? आरबीआई के पास। तो मतलब वो संपत्ति नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद तो आपको जो पैसे आपने दिए 1 करोड़ रुपए वो आपको वापस मिलेगा। तो वो एक तरह से वो क्या है? बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूति, ये सब क्या होते हैं? आपके संपत्ति होते हैं। नहीं समझ आई? अब मैं अगर ऐसे उदाहरण दूं, फिर से मैं एक पेज लेता हूं, जैसे इस पे मेरा साइन भी क्या हो, देखो मैं हूं सरकार। कौन हूं? आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो। मैं 1 करोड़ रुपए आपसे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे बजट में घाटा है, मेरे बजट में घाटा है, जितना मुझे खर्च करना उतनी मेरी इनकम नहीं है, तो मुझे मार्केट से उधार लेना पड़ेगा। तो बैंक वाले लोग सरकार को उधार देते हैं सरकारी प्रतिभूति के नाम पर। तो बैंक वाले लोग सरकारी, और सरकार उनको क्या देगी? बैंक को ब्याज देगी, और मैच्योरिटी पूरी होने के बाद वो पैसे भी वापस करेगी। तो मान लिया आप बैंक हो, आपके पास लोगों के बहुत सारे पैसे हैं, मुझे मुझे अपने बजट में घाटा चल रहा है, मतलब जो बजट में घाटा चलता है उसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो मुझे अपने राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करना है, जिसके वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे सरकारी प्रतिभूति खरीद लो, मैं आपको ब्याज दर अच्छा दूंगा। तो आप ये पेपर मुझसे खरीदते हो, मैं इस पर साइन करके दे रहा हूँ कि 5 साल के लिए मैं 1 करोड़ रुपये आपसे ले रहा हूँ, और 5 साल तक आपको मैं 7% ब्याज दर देता रहूँगा। आप 1 करोड़ रुपये दे दोगे या मैं पेपर साइन करके आपको दे दूंगा? नहीं। अब मैं ये साइन करके आपको दे दिया, तो ये आपके लिए संपत्ति नहीं है? आपके लिए बैंक ने, हाँ बैंक ने खरीदा तो आपके पास संपत्ति है, आपने 1 करोड़ रुपये मुझे दे दिया। अब आपको 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ गई। क्या पड़ गई? आप बैंक को, आपको 1 करोड़ रुपये की अचानक से आवश्यकता पड़ गई, लोग लोन लेने आ रहे हैं,
लोग पैसे लेने आ रहे हैं या मांग जमा वाले लोग आ गए, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप यही उठाकर कहाँ जमा कर दोगे? आरबीआई को बंधक के रूप में, आरबीआई को बंधक के रूप में, और आरबीआई से पैसे ले आओगे। क्योंकि मैं आपको पैसे कब दूंगा? 5 साल के बाद। मैंने अगर 5 साल इसमें मैच्योरिटी डाला है तो 5 साल के बाद दूंगा। आपको 1 साल के बाद ही जरूरत पड़ गई, 6 महीने के बाद ही जरूरत पड़ गई, तो आप इसी पेपर को उठाकर कहाँ जमा कर दोगे? आरबीआई के पास। तो ये बंधक की तरह नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है आरबीआई इसको आपसे एक्सेप्ट कर लेगा, आरबीआई ये मान के चलेगा कि अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो सरकार से जब पैसे आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे? सीधा सीधा आरबीआई के हो जाएंगे। तो यही बंधक के तौर पर चला जाएगा। नहीं समझा? तो अगर 1 करोड़ का मतलब ये संपत्ति कितने की हो गई? इसमें 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ की हो गई, तो आप क्या आरबीआई से कितना लोन ले सकते हो? 1 करोड़। 1 करोड़ से क्या अधिक आरबीआई दे देगी? नहीं देगी। जितने की बंधक उतने की ही ऋण। अब समझ आई नहीं आई? तो देखो, बैंकों के पास जो पैसे होते हैं उन पैसों में 2 प्रकार के पैसे हैं, 78% और 18%। 78% और 18%। तो 78 से भी सरकारी प्रतिभूति खरीदी जा सकती है, 18 से भी खरीदी जा सकती है। 18 से तो खरीदी ही जाएगी, 78 से खरीदी भी जा सकती है, नहीं भी खरीदी जा सकती है। तो अगर यहाँ पर आपने सरकारी प्रतिभूति नहीं खरीदा है तो यहाँ पर वाला इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आए? 2 ब्याज दर समझ आए नहीं आए? दोनों ब्याज दर हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म, मतलब दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए। ये भी शॉर्ट टर्म है, ये दोनों शॉर्ट टर्म लोन के लिए, और ये लास्ट वाला हाँ हाँ एमएसएफ रेट पर देगा। बैंक ने अगर यहाँ के सरकारी प्रतिभूति निकाल कर दिया है तो फिर आपको महंगे लोन दिए जाएंगे। समझ आई नहीं आई? कितने लोगों की ये बात समझ आ गई? समझ आ गई? क्या समझ नहीं आई जल्दी बताओ। एमएसएफ वाला जो रेट है, हाँ हाँ हाँ, आरबीआई फिर रेपो दर पर देगी। हाँ, उसमें 6.5% रहेगा और इसमें 6.75%। थोड़ी महंगी। क्यों महंगी हुई समझ आया? 18% जो रखना था वो क्या हो गया? उसकी प्रतिशत कम हो गई, ज्यादा हो गई? 18% जो आपको रखना था वो प्रतिशत कम हो गई, क्योंकि उसमें जो भी चीज रखी हुई थी वो उठाकर आपने कहाँ रख दिया? आरबीआई को। तो आपको बोला गया था कम से कम 18% जरूर रखोगे। बैंकों को क्या बोला गया था? कम से कम 18% रखना ही रखना है। लेकिन बैंकों ने उसी की संपत्ति, उसके अंतर्गत जो रखी हुई सरकारी प्रतिभूति थी, उसी के आधार पर लोन ले लिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगर 18% से आपकी कम हो गई एसएलआर और यहाँ की सरकारी प्रतिभूति आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको महंगे में लोन मिलेगा। ठीक है? समझ आई नहीं आई? हाँ, या फिर से अलग से समझाओ? पक्का? तो सीधी सीधी बात देखो, सीधी सीधी बात ये है कि बैंक, पब्लिक जो, मैं बैंक हूँ, पब्लिक जो मेरे पास 100 लेकर आई है, इस 100 में 4 मुझे आरबीआई को पहुंचा देना नकद के रूप में। इस 4 के बारे में तो भूल ही जाओ। अब बाकी जो 18 है, 18 के 18 को मुझे अपने पास रखना है। किस आधार पर? नकद के आधार पर, या सोना के आधार पर, या सरकारी प्रतिभूति के आधार पर। मतलब ये तीनों को तरल संपत्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? तरल संपत्ति। इस आधार पर रखना। बाकी जो 78% बचे उसको मैं लोन देना है, उसको मैं लोन दे दूंगा। तो लोन मैं किसको देता हूँ? निजी को या सरकारी को? अगर सरकारी को दूंगा तो मेरे हाथ क्या लगेगा? सरकारी प्रतिभूति। और यही सरकारी प्रतिभूति के आधार पर मैं आरबीआई से कल की डेट में लोन ले सकता हूँ। ठीक है? तो ये इस पे लोन ले लूंगा तो रेपो दर, रेपो दर पे लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने सरकार को लोन नहीं दिया उस 78% में से, तो मेरे पास सरकारी प्रतिभूति नहीं रहेगी। अब मेरे पास सरकारी प्रति कहाँ दिखेगी? एसएलआर में दिखेगी, 18% में दिखेगी। वहां रखा हुआ जो सरकारी प्रतिभूति है उसको उठाकर आरबीआई को मैं दे रहा हूं, तो वो 18% से कम हो गया, ज्यादा हो गया? एसएलआर कम हो गया। तो आरबीआई ने कितना बोला था, कितना रखना है आपको? 18 तो रखना ही रखना। अब अगर कम होगा तो मैं आपको ऋण दे दूंगा। आरबीआई कह रही मैं आपको ऋण दे दूंगी, लेकिन ब्याज दर बढ़ जाएगी। नहीं समझ आई? हाँ, ब्याज दर बढ़ जाएगी, तो इसमें ब्याज दर थोड़ी बढ़ी दिखेगी। समझ आई नहीं आई? तो इसमें ब्याज दर, इसका जो इसका इसमें ब्याज दर कितना होता है? अब उतना मैं डिटेल में आज नहीं जा सकता। इसमें 0.25 जोड़ दो। किसमें? रेपो दर में 0.25 जोड़ दो। तो ये क्यों जोड़ा गया?
दंडात्मक है। और यहां भी रेपो दर में 0.25 जोड़ दो। ये क्यों जोड़ा गया? दीर्घ अवधि का लोन था। क्यों था? कौन से ब्याज दर अधिक होती है, दीर्घ अवधि का या लघु अवधि का? दीर्घ अवधि का ब्याज दर अधिक होता है, समझा? तो एमएसएफ में 0.25 अधिक है रेपो दर से। क्यों? क्योंकि ये दंडात्मक है। बैंक दर में 0.25% अधिक है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। तो आज दोनों दर समझ, तीनों दर भी समझ आ गए। आज के रेट में ये 6.5% है, ये 6.75, और ये भी, इन दोनों का फार्मूला सेम है। समझा? रेपो दर में कितना जोड़ देना है? 0.25। चलो आगे बढ़े। अब देखो रिवर्स। अब यहां ठीक ऑपोजिट है। ठीक क्या है? अब ये बताओ, इन तीनों ब्याज दर को क्या करोगे आप? बढ़ाओगे, घटाओगे? अगर आपको मनी सप्लाई को कम करना है तो इन तीनों ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है? रिवर्स रेपो दर। और तो यहां पर आरबीआई उल्टा बैंक से लोन लेती है। मतलब ऋण कौन देगा? ऋण बैंक देंगी। और यहां पर ब्याज दर किसको मिलेगा? तो ये दोनों जो ब्याज दर है, रिवर्स रेपो दर ब्याज दर और एसडीएफ ब्याज दर, ये दोनों ब्याज दर किसको मिलेगा? बैंक को या आरबीआई को? बैंक को मिलेगा। लोन कौन दे रहा है? बैंक दे रही है। मतलब अगर बैंक दे रही है तो क्या बैंक अर्थव्यवस्था में लोन दे पाएगी? बैंक के पास दो ऑप्शन थे। बैंक या तो अर्थव्यवस्था में पैसे डाले या बैंक आरबीआई को दे। तो जब बैंक पैसे इधर से इधर जा रहे हैं, ऋण के पैसे इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तरलता का अवशोषण। तरलता इधर से एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रही है? आरबीआई के पास। तो तरलता को जब अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना होगा, तरलता का अवशोषण, जब तरलता को कम करना है आरबीआई को जब अर्थव्यवस्था से पैसे खींचने हैं तो लोन ले लेगी इनसे। तो ये ब्याज दर को बढ़ाएगी, घटाएगी? अगर आप चाहते हो कि अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा आपूर्ति है, वो कम हो और महंगाई नियंत्रित रहे, महंगाई नियंत्रित रहे, तो आप क्या चाहोगे? ये ब्याज दर अधिक होनी चाहिए, ब्याज दर कम होनी चाहिए? ब्याज दर की बात कर रहा हूं। ये ब्याज दर अधिक होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये ब्याज दर अधिक होगा तो बैंक ज्यादा उठाकर यहां दे देगी, अर्थव्यवस्था में नहीं देगी। समझा? तो पैसे क्या हो जाएंगे? अर्थव्यवस्था में कम हो जाएंगे। तो कौन से ब्याज दर को बढ़ाकर आप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकते हो? इन पांचों में कौन से ब्याज दर को बढ़ाकर आप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकते हो? सबको ही। बहुत बढ़िया। सबको बढ़ा दोगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति। तो सीधा सीधा याद रखना है कि ब्याज दर, अगर आरबीआई की ब्याज दर कोई सी भी, चाहे आरबीआई लोन ले रही हो या लोन दे रही हो, तो ब्याज दर अगर बढ़ाओगे तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम होने के चांसेस हैं, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? तो पहला हमने क्या पढ़ा था? आरक्षित अनुपात। दूसरा हमने क्या पढ़ा? विभिन्न ब्याज दर। तीसरा पढ़ेंगे ये कौन बढ़ाएगी? नहीं, ये आरबीआई बढ़ी। ये ब्याज दर किसका है? ये ब्याज दर से ऋण ले रही है और आरबीआई दे रही है। ये पांचों ब्याज दर आरबीआई निर्णय करती है। ये पांचों ब्याज दर क्या रहेंगे, ये बैंक निर्णय नहीं करता। ये हाँ, आरबीआई, चाहे आरबीआई बैंक को ऋण दे रही हो या आरबीआई बैंक से ऋण ले रही हो, ये सारे ब्याज दर निर्णय कौन करेगा? आरबीआई करेगी। तो अगर आरबीआई को मुद्रा आपूर्ति कम कर रखना है तो ये सभी ब्याज दर को आरबीआई बढ़ाकर रखेगी तो महंगाई नियंत्रित रहेगी। देखो ये बात है कि अगर अच्छे ब्याज दर, अब बैंक के पास दो ऑप्शन है, आरबीआई को लोन दे दे या अर्थव्यवस्था में लोन दे दे। अगर यहां अच्छे ब्याज दर मिल रहे हैं तो किसको लोन दे देगी? तो अगर यहां पैसे चले गए तो मतलब अर्थव्यवस्था से मुद्रा का अवशोषण हो गया, तरलता का अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी यहां से उठकर यहां चली गई, पैसे यहां से उठकर यहां चले गए। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं,
नहीं नहीं, अब मैं तो ऐसे देख रहा हूँ ना, बैंक कहाँ लोन देने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। अगर ये वाला ब्याज दर बढ़ गया, देखो अब सीधी सी ऐसे बात समझो, ऐसे बात समझो कि ये वाला ब्याज दर अधिक है और यहाँ अगर लोन देगी तो ब्याज दर कम मिलेगा, तो बैंक के पैसे कहाँ चले जाएंगे, और अर्थव्यवस्था में तरलता कम होगी, ज्यादा होगी कम होगी। अब अगर ये है, बैंक अगर यहाँ पैसे लोन दे तो ब्याज दर कम मिलेगा, बैंक अगर यहाँ लोन दे दे तो ब्याज दर अधिक मिलेगा। तो ये बताओ कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो बैंक कहाँ लोन देना पसंद करेंगे, आरबीआई को। तो सारे अर्थव्यवस्था में पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे, कम हो जाएंगे, और पैसे कहाँ चले जाएंगे, आरबीआई के पास। तो ये ब्याज दर को मैं किस ब्याज दर से जोड़ रहा हूँ, इस वाले ब्याज दर को, मतलब ये दोनों ब्याज दर, ये वाले हैं। रिवर्स रेपो दर और रेपो एसडीएफ दर अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो पैसे इधर आ जाएंगे और अर्थव्यवस्था में पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। अब समझ आई? आपका सवाल क्या था? वो सब अभी हम लोग, उत्पादन कम होगा मांग कम, वो एक अलग कहानी है, वो तो हम लोग कहानी देख ही चुके। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में तरलता को कम किया जाएगा, सिर्फ ये देख रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक बार तरलता कम हुई तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। समझ आई? नहीं आई? ठीक है। अब देखो तीसरा, तो हाँ, ये दोनों ब्याज दर हैं जिसके आधार पर बैंक आरबीआई को ऋण देता है या आरबीआई बैंक से ऋण लेता है। दोनों में हाँ डिफरेंस है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। चलो जल्दी से देख लो। अब यहाँ पर संपार्श्विक मतलब बंधक कौन रखेगा, बंधक कौन रखेगा, आरबी बंधक कौन रखेगा, आरबीआई बंधक रखेगी। यहां पर भी बंधक सरकारी प्रतिभूति होती है। क्या बंधक होती है? सरकारी प्रतिभूति। तो एक जगह जहां बंधक होता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर में बंधक होता है। और अगर ये बताओ कि अगर आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति नहीं है तो लोन ले ही नहीं पाएगी। यहां पर मान लिया थोड़ी देर के पास आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति नहीं है, और सरकारी प्रतिभूति नहीं है तब तो आरबीआई बैंक से लोन ले ही नहीं पाएगी, बैंक से ऋण नहीं ले पाएगी। तो एक तो एसडीएफ वो दर होता है जहां पर किसी प्रकार का बंधक नहीं रखा जाता है। तो एक जगह जहां बंधक रखा जाता है वो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और जहां बंधक नहीं रखा जाता है वो। तो ये क्यों निकाला गया? क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी 2020 के बाद कि आरबीआई के पास बंधक सरकारी प्रतिभूति नहीं थी और आरबीआई को तरलता कम करनी थी। समझ आई नहीं आई? आरबीआई को तरलता कम करनी थी और उसी समय आरबीआई के पास बंधक रखने के लिए कुछ था नहीं, तो आरबीआई ने एक नया उपकरण जारी किया। किस नाम से? एसडीएफ के नाम से, अस्थाई जमा सुविधा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब अस्थाई जमा सुविधा। आपको समझ आई? नोट करते रहो जितना, हाँ नहीं जितना भी समझ आए नोट करते जाओ ना, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना, तो फिर पीछे नहीं रहना है। मतलब जब नोट करते हैं तो और भी समझ आती है। चलो दोबारा आप देखकर नोट बनाओगे, नोट्स इसके जरूर बनाना साथ में, जैसे मैं कर दिखा रहा हूँ। तीसरे आगे बढ़े, ब्याज दर हो गया। तीसरा जो है, तो पहला क्या था समझ आई? पहला था आरक्षित अनुपात, दूसरा है ब्याज दर, और तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब खुले बाजार में जब सरकारी प्रतिभूति को खरीदा बेचा जाता है। तो जो हमारा जो एक पीडीएफ बना हुआ है वहां से भी आपको मैं एक एक करके सारी चीजें दिखा दूंगा। खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन। तो अभी आपने देखा था कि आपने सरकारी प्रतिभूति खरीदा था 78 में से, याद है? आपने सरकारी प्रतिभूति खरीदा था। तो अब आप सरकारी प्रतिभूति
अगर आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति है, अगर आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति है और ये सरकारी प्रतिभूति आरबीआई ने भी खरीदा होगा, ये बताओ कि आरबीआई ने, अगर आपने सरकारी प्रतिभूति खरीदा था तो आपने सरकार को लोन दिया था, यही मतलब था ना। ऐसा आरबीआई नहीं कर सकती है कि आरबीआई सरकारी प्रतिभूति खरीद ले, तो मतलब आरबीआई सरकार को लोन दे रही है, ठीक है। तो कभी कभी आरबीआई के पास भी सरकारी प्रतिभूति देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में बैंक है एवं अन्य है, अर्थव्यवस्था में बैंक है एवं अन्य है, मतलब अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था में बैंक एवं अन्य है, अर्थव्यवस्था में बैंक एवं अन्य है, या वो सारे, सॉरी, अर्थव्यवस्था में बैंक एवं अन्य है, इन सभी को सरकारी प्रतिभूति अगर बेच दिया जाए, इन सभी को आरबीआई सरकारी प्रतिभूति बेच रही है। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति कब खरीदा? पहले खरीद रखा है, जब उसने सरकार को लोन दिया था। तो अगर बेच दिया जाएगा तो पैसे किधर से किधर जाएंगे? पैसे किधर से किधर जाएंगे? ये बेचना हुआ, ये क्या हुआ? बेचा खरीदा, आरबीआई ने बेचा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम होगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी, और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो कभी कभी आरबीआई क्या करती है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये काम भी करती है कि अपने पास रखा सरकारी प्रतिभूति क्या करती है, अपने पास रखा सरकारी प्रतिभूति बैंकों को बेच देती है, और इससे भी तरलता का अवशोषण हो जाता है। तरलता का अवशोषण मतलब, तरलता मतलब मनी सप्लाई, तरलता मतलब मनी सप्लाई का अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया अपनी तरफ, इधर आ गए। हाँ, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है खुला बाजार परिचालन। खुले बाजार में बेचा जाता है, खरीदा जाता है? बेचना एवं खरीदना। बेचना, सरकारी आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति को खरीदना और बेचना को क्या कहेंगे? आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति को खरीदना और बेचना को क्या कहेंगे? तो आरबीआई को अगर महंगाई को नियंत्रित करना है तो बेचेगी या खरीदेगी? बेचेगी। बेचा, सामने वाले को सरकारी प्रतिभूति मिला, पैसे कहाँ गए? आरबीआई के पास। समझ आई नहीं आई? तो तीसरा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये तीन किस में रखेंगे हम लोग? मात्रात्मक में। तो ये मात्रात्मक उपकरण थे। अब मैं कुछ गुणात्मक उपकरण आपको यहां से दिखा देता हूं। हाँ, सीआरआर, हाँ, नकद के रूप में। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, यहां पर ये सरकारी पूर्ति बेचने के बाद किसकी हो गई? अब बेचने, कोई चीज मैंने बेच दी तो किसकी हो गई? जिसकी बेची उसकी हो गई। यहां पर सीधा खरीदना और बेचना। यहां पर सरकारी प्रतिभूति बंधक के तौर पर कौन रख रहा था? यहां पर बेचा या बंधक के तौर पर रखा? यहां पर क्या ये सरकारी प्रतिभूति, ये सरकारी प्रतिभूति क्या बैंकों की हो चुकी है? बैंकों की। यही फर्क है कि वहां पर सीधा बेच दिया और यहां पर केवल बंधक के तौर पर रखा। कुछ दिनों के बाद कहां आ जाएगी? वापस आरबीआई के पास आ जाएगी। समझ आई नहीं आई? नहीं आई? क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम जी? आप लोगों का नाम बताइए जल्दी जल्दी। आपका? आपका? ओके। तो ये जो है, ये फर्क होगा दोनों में। एक में बंधक के रूप में रखा और दूसरे में बेच दिया, सीधा सीधा बेच दिया। बेचना खरीदना। तो इसीलिए खुला बाजार इसीलिए बोला गया ना। इसमें कौन, खुले बाजार में कौन लोग हैं? आरबीआई भी है और सारे बैंक है। सारे बैंक भी आपस में खरीद बेच रहे हैं और आरबीआई भी उस बाजार में है। सारे बैंक का खरीदना बेचने का मकसद अलग होता है, आरबीआई के खरीदने बेचने का मकसद अलग होता है। सारे बैंक अपने स्वार्थ के लिए खरीदते बेचते हैं और आरबीआई अर्थव्यवस्था के स्वार्थ के लिए, पूरे अर्थव्यवस्था, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, पूरे अर्थव्यवस्था के स्वार्थ के लिए खरीदता बेचता है। समझ आई नहीं है? आ गई? आरबीआई का जो अपना कोई स्वार्थ होगा या पूरे देश का स्वार्थ? पूरे देश का स्वार्थ है, यही है। चलिए खैर। तो अब हम लोग कोई सवाल यहाँ पर बचा है? अब हम लोग, तो अब देखो, अब किन किन, अब क्या क्या आप करोगे जिसके आधार पर मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, ये समझ आ गई। सीआरआर एसएलआर को क्या करोगे? कम करोगे, ज्यादा करोगे? अगर
मुद्रा आपूर्ति कम करनी है तो CRR SLR को ज्यादा करोगे, जो विभिन्न ब्याज दर थे उन ब्याज दरों को भी ज्यादा करोगे, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूति को खरीदोगे, बेचोगे, बेचोगे। तीनों बात समझ आ गई? और दोनों को मिलाकर कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोनों को मिलाकर मीन खुला बाजार परिचालन में बेचना है या खरीदना है, दोनों है। चलिए, तो मौद्रिक नीति समझ आ गई। तो मौद्रिक नीति का मतलब होता है जो भी RBI के पास विभिन्न उपकरण है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों का उपयोग कर कर मुद्रा आपूर्ति को कुछ उस प्रकार रखना ताकि वृद्धि और महंगाई में एक बेहतर संतुलन प्राप्त किया जा सके। इसी को कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है। अब अमौद्रिक नीति में मैं कुछ, अब देखो मौद्रिक नीति में अभी मैंने जो 3 चीजें डिस्कस की थी वो क्या था। अब मैं गुणात्मक को यहाँ से दिखा देता हूँ। गुणात्मक का मतलब, अभी आप देख रहे थे पैसे अर्थव्यवस्था में ज्यादा जाएं या कम जाएं, अभी ये देख रहे थे। अब गुणात्मक का मतलब क्या होगा? गुणात्मक का मतलब मैं अलग से समझा देता हूँ पहले। गुणात्मक का मतलब, अब RBI बैंक एवं अन्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब RBI अगर यहां पैसे डाल रही है, पैसे बढ़ा रही है थोड़ी देर के लिए मानो, और यहां से यहां पैसे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ब्याज दर क्या कर दिया होगा, मैंने पैसे बढ़ाए हैं, पैसे क्या किए, तो ब्याज दर क्या होगा, कम क्या होगा, तो यहां भी ब्याज दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पैसे यहां, पैसे की फ्लो, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब अगर पैसे बढ़ चुके हैं तो गुणात्मक का मतलब होगा RBI चेक करेगी कि बढ़े हुए पैसे का दुरुपयोग ना हो रहा हो। मतलब बढ़े हुए पैसे तो हम बढ़ा देंगे, RBI कह रही पैसे हम बढ़ा देंगे, लेकिन हम कुछ इस प्रकार का जरूर प्रतिबंध लगाएंगे जिससे हम पैसे के दुरुपयोग को रोक पाए। तो पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मतलब पैसों का गुण अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या पैसे तो गए हैं, तो पैसों का गुण अच्छा है गुण बुरा है, पैसों का गुण अच्छा है गुण बुरा है, पैसे तो गए हैं लेकिन उन पैसों से दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो गुण अच्छा है या गुण बुरा है, बुरा है, तो RBI इसको रोकेगी, प्रतिबंध करेगी। तो गुणात्मक समझ आई। तो गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत RBI ये चेक करेगी कि जो पैसे गए हैं अर्थव्यवस्था में उसका गुण कैसा है, उसका कहीं ज्यादा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, उसका ज्यादा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। एक दुरुपयोग हो सकता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, क्या बोलते हैं, अटकलेंबाजी, अटकलें लगाई जा सकती हैं या उतार चढ़ाव, अटकलें बाजी या उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव मतलब मूल्य में या किसी भी चीज में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव। तो हमें ज्यादा उतार चढ़ाव चाहिए या हमें अस्थिरता चाहिए, हमें अस्थिरता चाहिए। अगर ये दोनों ज्यादा हो रही है तो मतलब पैसों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं छुपा है या पैसों का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप थोड़ी देर के लिए मानो, ऐसा मानो कि अच्छा ये बताओ, आप क्या चाहते हो कि आप RBI ने क्या अपना ब्याज दर को कम किया ताकि ज्यादा पैसे इन को मिल पाए। अब यहां से यहां ज्यादा पैसे गए, अब इतने ज्यादा चले गए या इस प्रकार से गए कि पैसे इन लोगों को समय के बाद लौटाना था, नहीं लौटाना था। क्यों लौटाना था? क्योंकि ये पैसे ऋण के थे, तो पैसे ज्यादा चले गए और ये लोग नहीं लौटा पाए। तो क्या गुणात्मक अच्छे गुण के पैसे, ये अच्छे गुणों के पैसे हैं, पैसे नहीं लौटा पाए, मतलब जो ऋण RBI ने दिया था, सॉरी किसने दिया था, बैंकों ने दिया था, वो ऋण क्या बन गए, NPA बन गए, मतलब गैर निष्पादित संपत्ति। जब लोन के पैसे वापस नहीं आते हैं, मतलब ये लोग लौटा नहीं पाए तो वही संपत्ति क्या हो जाएगी। तो क्या RBI ऐसा चाहती है कि पैसे ज्यादा जाए अर्थव्यवस्था में लेकिन वापस बैंकों को पैसे ना मिल पाए? RBI ऐसा नहीं चाहती है। या अगर पैसे गए हैं तो उनका दुरुपयोग ना हो। तो अब हम लोग पैसों को संख्या के रूप में नहीं देख रहे हैं, पैसे को गुण के रूप में देख रहे हैं, गुणात्मक रूप में देख रहे हैं। समझ आई? गुणात्मक रूप में देख रहे हैं। तो अब जो भी दुरुपयोग हो सकता है उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो उसी को बोलेंगे गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण।
तो गुणात्मक उपकरण में बैंकों से जिन लोगों ने लोन लिया है, जिन लोगों ने लोन लिया है, उन लोगों की आप कैपेसिटी देखोगे नहीं देखोगे कि ये पैसे लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। पैसे अब बैंकों पर विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए जाएंगे कि आप उन लोगों को पैसे दो जो पैसे आप उन लोगों को, बैंकों पर विभिन्न प्रकार के आरबीआई नियम कानून लगा देगी और ये कहेगी कि आप उन लोगों को पैसे दो, उन लोगों को पैसे दो जो आपको पैसे लौटा पाए, क्योंकि आपके पास पैसे जिसके हैं वो सिर्फ मेरे नहीं है बल्कि किसके हैं, आपके पास जो पैसे आए हैं वो सिर्फ मेरे नहीं है बल्कि किसके हैं, लोगों के हैं। अगर पैसे नहीं आए तो आप लोगों को नहीं दे पाएंगे और फिर मैं आप लोगों को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैं लोगों के पक्ष में खड़ी हुई है। मैं आरबीआई किसके साथ खड़ी होगी, सरकार के साथ या बैंक के साथ, सरकार के साथ, और सरकार किसके साथ खड़ी है, लोगों के साथ। समझ आई? तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अब आप विभिन्न अब गुणात्मक में जो भी उपकरण देखोगे यही चेक किया जाएगा कि किस प्रकार से इसके दुरुपयोग को रोका जाए। एक एक करके देखते हैं। अटकलेबाजी में मैं आऊंगा, अभी अटकलेबाजी में आऊंगा एक एक करके। तो पहले मार्जिन आवश्यकता या लोन टू वैल्यू रेशियो। मार्जिन आवश्यकता का मतलब है, मार्जिन आवश्यकता का मतलब है, मान लिया मैं एक लोन लेने जा रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है। क्या खरीदना है? 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है। तो बैंक से लोन लेने गया, बैंक बोली आपके पॉकेट में कुछ पैसे हैं? मैंने बोला नहीं, आप मुझे पूरा 1 करोड़ रुपए दे दो लोन। बैंक शायद मुझे मना कर दे। बैंक इसलिए मना कर देगी कि उससे पता चलता है कि मेरे पॉकेट में अगर अभी फूटी कौड़ी है, 1 भी रुपया नहीं है, तो 1 करोड़ रुपया अगर बैंक मुझे लोन दे देगी तो मैं किस आधार पे पैसे लौटाऊंगा। तो अगर मेरे पॉकेट में कुछ भी पैसे नहीं है तो शायद बैंक लोन नहीं दे। इसका ये मतलब नहीं कि बैंक के पास 1 करोड़ नहीं थे या नहीं है, बैंक मुझे 1 करोड़ रुपये पूरे दे सकती है, उसके पास है, लेकिन बैंक ये देखना चाहती है कि मेरी लौटाने की शक्ति है कि नहीं है। वो इस आधार पे चेक करेगी मेरे पास अपने कुछ पैसे हैं कि नहीं है। तो जितने पैसे मैं अपने पॉकेट से लगाऊंगा उसी को बोलेंगे मार्जिन। क्या बोलेंगे? मार्जिन आवश्यकताएं। समझा? तो मान लिया बैंक कहती है 20% मार्जिन आवश्यकता है, 20% मार्जिन आवश्यकता है। तो 1 करोड़ का अगर मैं घर लेने जा रहा हूं तो बैंक मुझे कितना लोन दे देगी? 80 लाख रुपए लोन दे देगी। 20 लाख रुपए मुझे अपने पॉकेट से लगाना होगा। तो 20 लाख रुपए जब मैं अपने पॉकेट से लगाता हूं तो इससे यह पता चलता है कि मेरे वापस लौटाने की कैपेसिटी है, क्षमता है। नहीं समझा? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, या जीरो रखा जाएगा? कुछ ना कुछ रखा जाएगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब वो 20 लाख रुपए। समझ आई? तो जितना लोन मुझे मिल रहा है, जितने का मैं घर खरीदने वाला हूं और जितना लोन मिल रहा है, इसी का अंतर क्या हो जाएगा? इसी का अंतर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ का घर था, 80 लाख मुझे ऋण मिला, तो जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं, मार्जिन आवश्यकता है। तो ये मार्जिन आवश्यकता को आप कम रखोगे, ज्यादा रखोगे? थोड़ा ज्यादा की तरफ ही रखोगे, इससे पता चलेगा। या दूसरा लोन टू वैल्यू रेशियो, इसको लोन टू वैल्यू भी बोलते हैं। लोन कितना मिला मुझे? नहीं, लोन कितना मिला? 80 लाख। और घर कितने का खरीदा? और वो घर किसके इसमें होगा? वो घर किसकी हो सकता है? वो घर अभी भी बैंक के स्वामित्व में हो, और जब मैं बैंक का पैसा लौटाता रहूं तो कुछ दिनों के बाद जब अच्छे खासे पैसा लौटा दूंगा तब घर मेरे नाम किया जाएगा। खरीदा मैंने है लेकिन किसके नाम से? ऐसा ही होता है, देखते हो ना, मोटरसाइकिल आकर उठा लेते हैं तो किसकी मोटरसाइकिल किसके नाम से होती है? बैंक के नाम से। कार आकर उठा लेते हैं, कार किसके नाम से होती है? तो उसी तरह घर किसके नाम से होगा? जब तक कि मैं लगभग सारा पैसा दे ना दूं। तो इसी को बोलेंगे 80। अगर मैं लिखता हूं 80 लाख, लोन कितना मिला था, तो इन दोनों का, हाँ, इन दोनों का अनुपात को बोलेंगे लोन टू वैल्यू अनुपात। लोन कितना? 80 लाख। और कितने का घर है, वैल्यू कितने का है, और घर किसके नाम से? और घर खुद में अपने में क्या है? बंधक। घर खुद में बंधक नहीं है। आकर मोटरसाइकिल उठा लेते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल क्या थी? इसलिए बोल रहा है कि उससे पता चलता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं और इससे पता चलता है कि तुम वैसे वापस लौटा पाओगे। वो कुछ कर रहा है, कुछ उसकी कैपेसिटी है, कुछ क्षमता है, इसीलिए। ठीक है, समझ आई? तो 80 लाख बटे 1 करोड़ को क्या बोला जाएगा? ऋण बटा कोलेटरल की वैल्यू। कोलेटरल क्या था? बंधक क्या था?
तो ये ऋण हो गया और ये मूल्य किसका हो गया, वैल्यू किसका हो गया, घर का, क्योंकि घर क्या था, खुद में बंधक था। तो मैं यहां पर दो चीज लिख रहा हूं, 1 करोड़ माइनस 80 लाख और दूसरा 80 लाख बटा 1 करोड़, दोनों चीज। इसको बोलेंगे मार्जिन आवश्यकता और इसको बोलेंगे अनुपात है। ये किसका अनुपात है, दो बताओ, लोन का और बंधक का, बस लोन और बंधक का अनुपात है। तो दोनों एक ही चीज तो है। मैं बोलूं 1 करोड़ माइनस 80 लाख या मैं कहूं 80 लाख बटा 1 करोड़। नहीं समझा, नहीं समझा। तो लोन टू वैल्यू रेशियो को क्या रखो, इस अनुपात को अधिक रखोगे कम रखोगे, इसे आपने बोला था अधिक रखेंगे, इसे अधिक रखेंगे, यही ना। इस अनुपात को क्या रखोगे, इस पूरे अनुपात को अधिक या कम, 80 लाख, इस अनुपात को कम रखा जाएगा, बहुत बढ़िया, इस अनुपात को कम रखा जाएगा और उस मार्जिन को। तो अगर मार्जिन शब्द इस्तेमाल किया गया, देखो यहां पर दो शब्द है, मार्जिन शब्द इस्तेमाल किया गया तो मार्जिन को कम रखना, मार्जिन में माइनस वाली बात है। और दूसरा है अनुपात शब्द, अनुपात वाला शब्द अगर आया, किसका अनुपात, लोन और वैल्यू किसका, घर का, जो बंधक है, घर खुद में बंधक है। तो अनुपात को क्या रखोगे, अनुपात को कम रखोगे और मार्जिन को ज्यादा, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्जिन को ज्यादा रखोगे, अनुपात को कम रखोगे, मार्जिन को ज्यादा रखोगे। समझ आई, आगे बढ़े, मार्जिन को अधिक रखोगे, अनुपात को कम रखोगे। चलिए आगे बढ़े, बस 4-5 मिनट की और डिस्कशन है, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये तो हमारा जो ओपन सोर्स है वहां से आप डाउनलोड कर लोगे इसे, विजन आईएएस का ओपन सोर्स है। आपको अभी मैं बताऊंगा, आप गूगल पे भी सर्च करोगे मॉनेटरी पॉलिसी विजन आईएएस, तो आपको सीधा सोर्स पे लेके जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, जो हमारा ओपन सोर्स है, ये वाली पूरी फाइल मिल जाएगी। आगे बढ़े, 2-3 चीजें और करनी है इसमें, आगे बढ़े। अब देखो, आपने मोबाइल फोन खरीदने कभी गए हो, या मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, वो सब कभी कभी हम लोग डाउन पेमेंट में खरीदते हैं ना। डाउन पेमेंट अक्सर आजकल देखते हैं शून्य डाउन पेमेंट पर लेकर जाइए, नहीं, डाउन पेमेंट शून्य है तो मतलब मार्जिन कितनी है, मार्जिन जीरो है, मार्जिन जीरो है, पूरा 100% लोन मिल गया, मार्जिन जीरो है, पूरा 100% लोन मिल गया। तो बहुत सारी उपभोग के लिए जो सामान खरीदा जाता है, वहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है उपभोक्ता ऋण नियंत्रण। तो इस नियंत्रण में मार्जिन को अधिक रखोगे कम रखोगे, मार्जिन को, मार्जिन मतलब जो किसके पॉकेट से जा रहा है, उपभोक्ता के पॉकेट से, तो उसको कम रखोगे ज्यादा रखोगे, उसको ज्यादा रखोगे। जब आपने लिखा था ना मार्जिन को अधिक रखेंगे, तो ये भी मार्जिन है, ये भी क्या है, ये भी मार्जिन है। जब कोई सामान उपभोग का सामान जब खरीदा जाता है तो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है मार्जिन, तो इसको भी क्या रखा जाएगा, ज्यादा रखा जाएगा। लेकिन आज के डेट में अक्सर हम लोग देखते हैं कि डाउन पेमेंट क्या होता है, शून्य होता है, नहीं। तो शून्य होता है तो कैसे, बैंक क्या देख रही है यहाँ पर, बैंक का क्या फायदा है, शून्य भी होता है और वहां पर बोला जाता है ब्याज दर भी, हाँ आपको अभी भी कुछ नहीं देना है, और कभी कभी बोला जाता है कि ब्याज जीरो इंटरेस्ट रेट, जीरो इंटरेस्ट रेट, ऐसा भी बोला जाता है। तो वहां पर जो सामान जिसका बिका, वो कुछ पैसे बैंक को पहुंचाते हैं। जैसे मुझे मान लिया 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदना है, 1 लाख रुपए का मान लिया मुझे फ़ोन खरीदना है, तो मैं बैंक से 1 लाख रुपए लिया और फ़ोन जाकर खरीद लिया। बैंक ने बोला कि ठीक है, आप 1 साल में पैसे लौटा दीजिएगा। मैं हर महीने पैसे लौटा दिया बैंक का, 1 ही लाख रुपए, कोई ब्याज नहीं दिया। तो बैंक ने 1 लाख रुपए दिया, बैंक को 1 लाख रुपए वापस मिला, बैंक का कोई फायदा हुआ, बैंक का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जिसका मोबाइल बिका है वो बैंक को कुछ पैसे जाकर पहुंचाएगा, कि बैंक अगर पैसे नहीं देती तो उसका मोबाइल नहीं बिकता, तो वो 2-4-5 हज़ार रुपये जाकर बैंक को पहुंचाएगा, वही उसका फायदा होगा। इसी को बोलते हैं कुछ डिस्काउंट बैंक के लिए करता है, कौन, वो बेचने वाला व्यक्ति, हाँ उत्पादन जो विक्रेता है, जो बेचने वाला व्यक्ति है। समझ आई, इसी आधार पर जीरो इंटरेस्ट रेट वाला आजकल चलता है, डाउन पेमेंट जीरो, इंटरेस्ट रेट भी जीरो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक का कोई फायदा नहीं हो रहा, बैंक का कुछ फायदा होता है। आगे बढ़े, चलिए, नियंत्रण राशनिंग,
अब ये नियंत्रण में देख लो, नियंत्रण में क्या है, राशनिंग में नियंत्रण वितरण। तो मान लिया मैं बैंक हूं और आप लोग इधर वाले लोग घर खरीदना चाहते हो और इधर वाले लोग घर बेचना चाहते हैं, ठीक है। इधर वाले लोग घर बेचना चाहते हैं, आप लोग घर खरीदना चाहते हो, मैं हूँ बैंक। आप आए मेरे पास, मैंने बहुत सारे आपको पैसे दे दिए। आपको 1 करोड़ था, मैंने 5 करोड़ दे दिया, मतलब बहुत पैसे चले गए घर को खरीदने के लिए। अब आप ज्यादा पैसे लेकर जा रहे हो बैंक घर को खरीदने के लिए, तो जो घर बेचने वाला व्यक्ति है वो स्पेकुलेशन करेगा, अटकलेंबाजी लगाएगा, नहीं नहीं 1 करोड़ नहीं, मैं 1.5 करोड़ में दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि आप ज्यादा पैसे लेकर आए हो, या आप बैंक से जाकर ज्यादा पैसे ला सकते हो क्योंकि बैंक ने ब्याज दर इन दिनों कम कर दिया है, उसको पता है। तो वो 1 करोड़ का घर आपको 1.5 करोड़ बताएगा। ठीक उसी प्रकार जो अभी मैंने बताया था ना कि अमीर बन के जाओ तो ज्यादा महंगे में खरीद कर आते हो, नहीं, ठीक उसी प्रकार। तो ये अटकलेंबाजी क्यों हुई? अटकलेंबाजी इसलिए होने लगी क्योंकि उसको पता था कि बैंक कम ब्याज दर पर लोन दे रहा है। तो अब मैं अगर चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था में महंगाई, अर्थव्यवस्था में जो है तो अधिक मात्रा में पैसे जाएं क्योंकि वृद्धि कम हो रही है, लेकिन इसी अधिक पैसों का वो व्यक्ति जो घर बेच रहा है वो दुरुपयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1 करोड़ का घर कितने में बेच रहा है? 1.5 करोड़ में। तो मैं कुछ क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र में जहां मुझे लगता है, आरबीआई हूं मैं, कुछ क्षेत्र में मैं क्या करूंगा, राशनिंग कर दूंगा, वहां पर उससे ज्यादा पैसे नहीं जाने चाहिए। सभी पूरे क्षेत्र में नहीं करूंगा, कुछ क्षेत्र में जहां पर, जैसे रियल एस्टेट क्षेत्र, इसे क्या बोलूंगा, रियल एस्टेट, घर बेचना, घर खरीदना, जमीन खरीदना, रियल एस्टेट में आऊंगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में बेचने वाला व्यक्ति अटकलेंबाजी लगाकर सौदा महंगे में बेचा, ये दुरुपयोग हो गया या सदुपयोग हुआ? दुरुपयोग हो गया, अटकलेंबाजी लगाकर उसने महंगे में बेच दिया, आपका भी अवशोषण हो गया। तो अब मैं इस वाले सेक्टर में कुछ क्या करूंगा, नियंत्रित कर दूंगा कि इस वाले सेक्टर में इससे ज्यादा लोन नहीं जाएंगे। मैं आरबीआई हूं, मैं बैंकों को कहूंगा कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में लोन इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, राशनिंग। राशनिंग मतलब नियंत्रण करना, राशनिंग मतलब इससे ज्यादा नहीं। राशनिंग, जैसे आप चलो ये बताओ, राशन की दुकान आपने देखा है? वो जो पीडीएस की दुकान होती है क्या होता है? पीडी, हाँ वही कोटा वाला राशनिंग होता है ना। तो वहां पर मान लिया मेरे मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं और 25 किलो के हिसाब से मुझे चावल मिलना है या जो भी मिलना है, तो क्या उससे ज्यादा दे देंगे वो? तो राशनिंग मतलब जो अधिकतम सीमा है उसको तय करना, निर्धारित निर्धारित करना। तो यहाँ पर मैंने, आरबीआई ने रियल एस्टेट सेक्टर में इससे ज़्यादा पैसे ना जाएं उसको मैंने निर्धारित कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसे जाएंगे तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। समझ आई नहीं आई? तो वहीं से राशनिंग वर्ड कहाँ से निकल कर आई? राशनिंग मतलब अधिकतम निर्धारित करना, राशनिंग मतलब अधिकतम निर्धारित करना, और नियंत्रित कर लिया आपने। समझ आई? अब देखो और क्या है, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में मैं हूं आरबीआई, तो क्या मैं बैंकों को हर वक्त चला सकता हूं बैंकों पर कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो? मैंने मौद्रिक नीति बनाई थी, आरबीआई ने, मैं मौद्रिक नीति हूं, आप बैंक हो थोड़ी देर के लिए। मैंने मौद्रिक नीति बनाई थी पूरे देश के को सामने रखकर, पूरे देश की मैंने स्वार्थ देखी थी, पूरे देश के सभी लोगों को फायदा हो, मैंने इस प्रकार से मौद्रिक नीति बनाई थी। और इस प्रकार से मैं चाहता था कि महंगाई भी कम हो और वृद्धि भी अधिक से अधिक प्राप्त हो। अब मेरी नीति, मैंने इस प्रकार से अपना नीति लेता हूं। आप बैंक हो, आप अपना डिसीजन किस प्रकार से लोगे? पूरे देश का सोचोगे या अपना सोचोगे? सिर्फ अपना सोचोगे। तो कभी कभी मैं जो आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं, आरबीआई बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो अर्थव्यवस्था में जो भी प्राप्त करना है आरबीआई को, किसके माध्यम से करेगी? बैंक के माध्यम से। तो आरबीआई तो पूरे देश का सोच रही है, लेकिन बैंक पूरे देश का नहीं सोचेगी, बैंक जाहिर सी बात है अपना सोचेगी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आरबीआई इस दिशा में सोच रही है और बैंक उल्टी दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि बैंक का स्वार्थ कुछ और है, वहां पर बैंक का अपना स्वार्थ है। तो यहाँ पर आरबीआई कुछ खास नहीं कर सकती। आरबीआई क्या करेगी, नैतिक दबाव बनाएगी कि आपके अंदर नैतिक दबाव बनाएगी और ये बोलेगी कि आप कभी कभी देश के लिए भी काम करो, आप कभी कभी समाज के लिए भी काम करो, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करो। आरबीआई यहाँ पर कानून नहीं बना रही है, रूल रेगुलेशन नहीं बना रही, बल्कि नैतिक दबाव डाल रही है। समझ आई नहीं आई? ताकि आरबीआई अपने लक्ष्य को बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर पाए। प्रत्यक्ष कार्रवाई, अब कुछ लोग आरबीआई के जितने सारे नियम कानून है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आरबीआई वहां पर फाइन वाइन लगाना शुरू कर देगी। तो इसको बोलेंगे
पेनल्टी आप देखते हो ना, अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आरबीआई ने इस बैंक पर इतना पेनल्टी लगाया, तो वो सब क्या है? प्रत्यक्ष कार्रवाई, सीधा सीधा पेनल्टी। आरबीआई की हमेशा कोशिश होगी कि बैंक डूबे, बैंक का बिल्कुल ही किसी ने बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं ना, गंद मचा रखी है, बिल्कुल ही आरबीआई के नियम कानून को ताक पर रखा है, उसका लाइसेंस कैंसिल आरबीआई कर सकती है। लेकिन आरबीआई की कोशिश होती है कि जल्दी किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं करती है, क्योंकि बैंक हमारे देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बैंकों का काम होता है कि जहाँ पैसे अधिक हैं, अधिशेष में, वहाँ से उठाकर वहाँ पैसे डालना जहाँ पैसों की आवश्यकता है, कमी है। तो ये पैसों का जो मोबिलाइजेशन है, पैसों का अधिशेष से घाटा की तरफ लेकर जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये बैंक ही कर सकते हैं। तो इसलिए आरबीआई चाहती है कि बैंक बंद ना हो, तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पेनल्टी वेनल्टी बहुत ही ज़्यादा होगा, कुछ बदमाशी किसी ने कर रखा है तब उसकी लाइसेंस कैंसिल की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। तो ये सारे क्या थे? गुणात्मक। तो कितनी सारी तो देखो, जब आरबीआई रुपए को बढ़ाती है तो विस्तारवादी, और आरबीआई जब रुपए को घटाती है तो संकुचनकारी। नहीं, हमने डिस्कस किया था। तो कितनी बातें समझ आ गई? मैंने दो प्रकार से डिस्कस किया, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। सारे समझ आ गए? तो अब आप इस पेज को जाके डाउनलोड करके पूरी इसकी पढ़ाई कर लेंगे। बस आप गूगल पे लिखेंगे जैसे विजन आईएएस मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी, तो आपको वो पेज पर लेकर जाएगा। एक दो पेज पे जाकर सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा। और या नहीं तो हम लोग जब इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके लिंक को भी, इस वाले फाइल की लिंक को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी लिखेंगे, आ जाएगा। तो कितने लोगों की बात समझ आ गई? सरकार किधर खड़ी होती है? वृद्धि की तरफ। और आरबीआई किधर खड़ी होती है? महंगाई को नियंत्रित करने की तरफ। इसलिए दोनों में कभी लड़ाई, थोड़ी बहुत खींचातानी, लड़ाई नहीं, खींचातानी चलता रहता है। अभी जैसे दो तीन दिनों पहले देखने को मिला, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आरबीआई के लोगों ने कहा कि हमें पहले, आरबीआई के लोगों ने कहा कि पहले हमें, आरबीआई के एक्सपर्ट ने, आरबीआई के कि हमें पहले महंगाई को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है, तब हम एक अच्छी वृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। फिर 1-2 दिनों के बाद ही सरकार के लोगों ने कहा कि आरबीआई को वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, अब यहीं से समझ आ गई न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़पेपर को दोनों को पढ़ोगे तो समझ आई। तो दोनों में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत ज़्यादा सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, जो कि अच्छी बात है। चलिए, तो हमने टॉपिक समझ लिया, अच्छे से समझ आ गई? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। न्यूज़पेपर में इसको देखते रहिए, समझ आती रहेगी।